हेलो। अभी बाहर ज्यादा लोग हैं। नमस्ते सभी को। नमस्ते। स्वामी जी ने एक गीत लिखा हुआ है, नया गीत, जिसको मैं अभी आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी। एक बच्चा क्या चाहता है, चाहने के रूप में वो क्या लेके आता है, उस पे आधारित है, जिसको मैं अभी रखने जा रही हूँ। मानव मंदिर दिव्य धाम स्कूल हमारा है। मानव मंदिर दिव्य धाम स्कूल हमारा है। यहाँ तन मन धन उपयोग उपार्जन लक्ष्य हमारा है, लक्ष्य हमारा है। मानव मंदिर दिव्य धाम स्कूल हमारा है। यहाँ तन मन धन उपयोग उपार्जन लक्ष्य हमारा है। बालक जब जन्मा तब से वह न्याय चाहता है। सत्य बोलता संबंधों में नित प्रति जीता है। बालक जब जन्मा तब से वह न्याय चाहता है। सत्य बोलता संबंधों में नित प्रति जीता है। सब कुछ समझे जो भी देखे प्रश्न ही करता है। उत्तर सही मिले सबसे वह आशा करता है। सब कुछ समझे जो भी देखे प्रश्न ही करता है। उत्तर सही मिले सबसे वह आशा करता है। मात पिता शिक्षक विद्यालय का ही सहारा है। मात पिता शिक्षक विद्यालय का ही सहारा है। यहाँ तन मन धन उपयोग उपार्जन लक्ष्य हमारा है, लक्ष्य हमारा है। स्वस्थ रहे संबंध निभाए मेरे सब अपने। भेद भाव से मुक्त सभी सबके अच्छे सपने। स्वस्थ रहे संबंध निभाए मेरे सब अपने। भेद भाव से मुक्त सभी सबके अच्छे सपने। स्वयं व्यवस्था में रहकर सुव्यवस्था लाएंगे। हर घर गांव शहर दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे। स्वयं व्यवस्था में रहकर सुव्यवस्था लाएंगे। हर घर गांव शहर दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे। हम अक्षय बल अक्षय शक्ति के भंडारा हैं। हम अक्षय बल अक्षय शक्ति के भंडारा हैं। यहाँ तन मन धन उपयोग उपार्जन लक्ष्य हमारा है, लक्ष्य हमारा है। करे परिश्रम सुविधा साधन स्वयं बनाएंगे। गृह कार्यों में हाथ बटा
परिवार सजाएंगे, करें परिश्रम सुविधा साधन स्वयं बनाएंगे, गृह कार्यों में हाथ बटा परिवार सजाएंगे, पास पड़ोसी की सेवा कर आशीष पाएंगे, पूरी धरती घर है मेरा खुशियां लाएंगे, पास पड़ोसी की सेवा कर आशीष पाएंगे, पूरी धरती घर है मेरा खुशियां लाएंगे, खुश रह कर सुख बांटे हम, खुश रह कर सुख बांटे हम, संकल्प हमारा है, यहाँ तन मन धन उपयोग उपार्जन लक्ष्य हमारा है, लक्ष्य हमारा है। मानव मंदिर दिव्य धाम स्कूल हमारा है, मानव मंदिर दिव्य धाम स्कूल हमारा है, यहाँ तन मन धन उपयोग उपार्जन लक्ष्य हमारा है, लक्ष्य हमारा है, यहाँ तन मन धन उपयोग उपार्जन लक्ष्य हमारा है, लक्ष्य हमारा है। धन्यवाद। बहुत अच्छा गीत लिखा आपने। ये अभी लेटेस्ट गीत है। हमको लगता है अन्नू पहली बार गाई होगी। हाँ जी, हिमांशु भाई कल का रखेंगे। અત્યાર સુધીના 5 દિવસોમાં આપણે સમરીમાં એક વસ્તુ કહીએ તો આપણે એ જોયું કે હું જીવન છું, શરીરને ચલાવું છું, 10 ક્રિયાઓનો સમૂહ છું, મારા અંદર અત્યારે 4.5 ક્રિયાઓના અંદર જ હું અત્યારે જીવી રહ્યો છું। 5.5 ક્રિયાઓ જે અત્યારે બીજી જે છે એનાથી હું નથી જીવી રહ્યો। બ્રહ્મવશ સુવિધા અને સુખ માનીને અત્યારે એના અંદરથી બહુભોગ અને અતિભોગ કરવાનો અને ટ્રાય કરું છું અને એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક અસફળ રહું છું। મારી નિરંતર સુખની ચાહ છે પણ એ સુવિધામાં હાલના લેવલે મને મળી નથી રહી અને એ નિરંતર સુખની જે ચાહ છે એના માટે આપણે અત્યારે આગળ જોયું કે પહેલાં તો આપણે એ જોયું સુખ શું છે, તો સ્વીકૃતિ કે ભાવ મેં જીના ही सुख है, આપણે એ શબ્દો જોયા। પછી આપણે આગળ જોયું તો 5 વ્યવસ્થાની જ્યારે આપણે વાત કરી કે સ્વયંમાં વ્યવસ્થા, પરિવારમાં વ્યવસ્થા, પછી પ્રકૃતિમાં વ્યવસ્થા, પછી સમાજમાં વ્યવસ્થા અને અસ્તિત્વમાં વ્યવસ્થા। તો એમાં આપણે જે સુખની વાત કરી તો હવે સંબંધોની જ્યારે આગળ આપણે વાત કરી તો આપણે 7 સંબંધો જોયા અને એ 7 સંબંધો કયા મૂલ્યો પર આધાર છે એ 9 સ્થિતિ મૂલ્ય અને 9 હાલના લેવલે એ ગતિ મૂલ્ય એવી રીતે આપણે 18 મૂલ્યો ગઈકાલે જોયા અને એ 18 મૂલ્યો આપણે જ્યારે જોયા ત્યારે એને પણ આપણે એ સ્વીકૃતિના સંદર્ભમાં જ જોયા। એટલે આપણે જ્યારે ગઈકાલે પછી જોયું તો સ્વીકૃતિ કે ભાવ મેં જીના ही सुख है, તો આ બધા અલગ અલગ મૂલ્યો છે કે જેના ભાવમાં હું અત્યારે જીવું છું તો મને સુખની અંદર ક્યાંક ને એવું ફીલ થાય છે। આપણે એ વસ્તુ જોઈ। હવે આપણે જે 9 મૂલ્યો જોયા તો ગઈકાલનું જે છે એનું આપણે એક સમરી લઈ લઈએ। 9 મૂલ્યોના પહેલાં આપણે ગઈકાલે બીજી એક વસ્તુની વાત કરી કે માનવ લક્ષ્ય। તો માનવ લક્ષ્ય શું છે? તો માનવ લક્ષ્ય પણ અત્યારે કે મારા સ્વયંના અંદર સમાધાન થઈ જાય, મારું પરિવાર સમૃદ્ધ થઈ જાય। તો સમૃદ્ધની વાત આવી છે ત્યારે તો સમૃદ્ધની ડેફિનેશનમાં પણ આપણે ગઈકાલે એ એક્સરસાઇઝમાં આપણે ઘણું સારી રીતે ક્લિયરલી જોયું કે સમૃદ્ધિ એટલે શું। તો મારા અંદર મને જે હાલના લેવલે સુવિધામાં અત્યારે જે વસ્તુની જરૂર છે એ વસ્તુની કમી પણ નથી અને કમીનો અહેસાસ પણ નથી, એને આપણે સમૃદ્ધિ કહીએ છીએ। એટલે એ આપણે જોયું કે પરિવાર સમૃદ્ધ હો જાય, પછી
સમાજ ભયમુક્ત હો જાય, એટલે અભયતા આવી જાય સમાજમાં. અને પ્રકૃતિમાં અત્યારે ચારો અવસ્થાઓની જે વાત કરીએ છીએ, ચારો અવસ્થામાં સંતુલન થઈ જાય, એ જ માનવ લક્ષ્ય છે. પછી આપણે ગઈકાલે સંબંધોની વાત કરી, તો જે સંબંધોની વાત કરી, સંબંધોના ઉપર આપણે જે મૂલ્યો છે, જે મૂલ્યો પર આધારિત જે સંબંધો છે તો એ મૂલ્યોની વાત કરી. તો એ મૂલ્યોની જે વાત કરી તો એમાં આપણે 9 મૂલ્યો જોયા. તો એ 9 મૂલ્યોમાં સૌથી પહેલા આપણે જોયું કે આધાર મૂલ્ય છે વિશ્વાસ. તો વિશ્વાસ શું છે, તો આપણે એને ગઈકાલે ઘણી ચર્ચા કરી. એના પછી આપણે એક નિષ્કર્ષ પર આવ્યા કે આશય કી સ્વીકૃતિ એ વિશ્વાસ છે. આશય એટલે શું, તો ઇન્ટેન્શન. હવે ઇન્ટેન્શન જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ, તો ઇન્ટેન્શન કે આશયની જ્યારે વાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણે એને સુખના સંદર્ભમાં, સુખના રેફરન્સમાં જ જોઈ રહ્યા છીએ. આપણે એમાં પણ એક એક્સરસાઇઝ કરી કે મેં નિરંતર સુખપૂર્વક જીના ચાહતા હું. આ વસ્તુનો એક મારો પોતાનો એક આશય છે. વૈસે હું એક જીવન છું ને હું નિરંતર સુખપૂર્વક જીવવા માંગુ છું. એવી રીતે મારા સામે જે વ્યક્તિ છે કે માણસ છે, એ માનવ પણ જીવન જ છે અને એ પણ નિરંતર સુખપૂર્વક જીવવા માંગે છે. હું બીજાને સુખી કરવા માટે પ્રયત્ન કરું છું અને બીજો પણ મને સુખી કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. જ્યારે આ વસ્તુનો આપણા અંદર ભાવ નિરંતર સતત થઈ જશે ત્યારે આપણે એવું કહેવાશે કે ભાઈ આપણે એ સંબંધમાં આપણે વિશ્વાસ અત્યારે જળવાઈ ગયો છે. એટલે એ અત્યારે આપણે જ્યારે ગઈકાલે આપણે વાત કરી કે એક તો છે કે ભાઈ મારી ચાહત છે, કે મારી ચાહત છે કે ભાઈ મારે વિશ્વાસપૂર્વક જીવવું છે, અને બીજું છે મારી યોગ્યતા. અત્યારે આપણે હજી ચાહતમાં 100% છીએ કે નહીં, આપણે તો ગઈકાલે પહેલા એ જોયું કે આપણે 100% ત્યાં આગળ ચાહતમાં પણ નથી, કે હું બીજાને સુખી કરવા માંગુ છું અને બીજો પણ મને સુખી કરવા માંગે છે. એમાં પણ આપણને અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રશ્નો ઊભા થાય છે કે એવું છે કે નહીં. પછી આપણે બીજા મૂલ્યની વાત કરી તો સન્માન. તો સન્માનની જ્યારે વાત કરી ત્યારે આપણા મગજમાં જે સન્માનનું હતું, તો એ સન્માન એવું હતું કે ભાઈ કોઈ પણ શ્રેષ્ઠ હોય એને આપણે સન્માન આપીએ. પણ જ્યારે ગઈકાલે આપણે એને સૂક્ષ્મથી જોયું તો એક નાનો છોકરો છે જે શ્રેષ્ઠતાની વાત તો નહીં, પણ ગમે તે હું તમને કહું, કોઈ પણ માણસ છે એને સન્માન અંદરથી હલ્લા લેવલે એને એ ઈચ્છા રાખતો હોય છે કે ભાઈ મને સન્માન મળે. એ શ્રેષ્ઠ હોય ના હોય, કદાચ બીજાથી શ્રેષ્ઠ હોય, ઓછું હોય, એ બધી વસ્તુ આખી અલગ છે, પણ તોય એ સન્માન દરેક માણસને જોઈએ છે. તો જો જૈસા હૈ વૈસે કી સ્વીકૃતિ વહી સન્માન હૈ. જે વસ્તુ જેવી છે, કે જે માણસ કે જે માનવ જેવો છે એને એ જ રીતે આપણે જો સ્વીકારી કરી શકીએ તો આપણે એવું કહેવાય કે ભાઈ આપણા ત્યાં એ સન્માન પ્રમાણિત થયો છે. પછી આપણે ત્રીજો મૂલ્ય જોયો કે સ્નેહ. તો સંબંધો કી સ્વીકૃતિ આપણે જોયું કે સ્નેહ એટલે શું, તો સંબંધોની સ્વીકૃતિની જ્યારે વાત છે તો સંબંધોની સ્વીકૃતિ એટલે શું કે આપણે જે 7 સંબંધો જોયા તો એ દરેક સંબંધમાં મારી પોતાની એ સ્વીકૃતિ આવે છે કે નહીં, ત્યારે આપણે એવું કહેવાય કે મેં સ્નેહપૂર્વક જીયા. મારા માતા પિતા જે છે કે એ મારો ભાઈ બહેન કે આપણે પતિ પત્ની સંબંધ કે કોઈ પણ સંબંધની વાત કરીએ તો એ સંબંધની આપણા અંદર જ્યારે સ્વીકૃતિ આવે છે ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ મેં સ્નેહપૂર્વક, કે સ્નેહની વાત આવે છે, કે સંબંધની સ્વીકૃતિ જેને આપણે કહીએ છીએ સ્નેહ. એના પછી આ 3 જે છે એ બધા જ માણસોને એ રીતે જોઈતા હોય છે. પછી આપણે વાત કરી કે મમતાના આપણે મૂલ્યની વાત કરી. તો પોષણની સ્વીકૃતિ, એમાં પણ આપણે ગઈકાલે બહુ સરસ રીતે જોયું કે માં જ્યારે હોય છે ત્યારે એક તો એ ભાવ હોય છે કે જ્યારે છોકરો સાથે હોય ત્યારે એના પોષણની એક જવાબદારીના સાથે હોય છે, પણ જ્યારે છોકરો સાથે નથી હોતો તો પણ એ એની જવાબદારીના સાથે હોય છે. અને તમે જોયું હશે તો સૌથી પહેલા મમ્મીઓ ક્યારે પણ છોકરા સાથે ફોન પર વાત કરે તો એ જ પૂછતી હોય કે ભાઈ જમી લીધું. એટલે એને ક્યાંક ને ક્યાંક એ જિમ્મેદારીના સાથે છે. એટલે આપણે એ જોયું કે પોષણની સ્વીકૃતિની વાત છે. પછી આપણે જોયું વાત્સલ્ય. તો વાત્સલ્યમાં આપણે એ વસ્તુ જોઈ કે એઝ અ પિતા જે સંતાન જે છે, કે જે પુત્ર કે પુત્રી છે, તો એ સંતાનને આપણે શિક્ષા આપી છે. તો શિક્ષાની જે આપવાની વાત છે તો એ વસ્તુની સ્વીકૃતિ એ આપણે જોયું કે એ ભાવને આપણે વાત્સલ્ય કહીએ છીએ. એનો મતલબ એવો નથી કે ખાલી ફાધર જ વાત્સલ્ય સાથે હોય, મધર પણ વાત્સલ્ય સાથે હોઈ શકે. આ ભાવને આપણે અત્યારે ડિફાઇન કરી રહ્યા છે. કયો માણસ આ જવાબદારી અત્યારે નિભાવી રહ્યો છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ જે માણસ જે ભાવ સાથે જે ભાવને આપણે ડિફાઇન કર્યો કે એ વાત્સલ્ય છે. એટલે શિક્ષા પણ આપણે જ્યારે જોઈએ કે શિક્ષા કી સ્વીકૃતિ, તો શિક્ષા એટલે શું, તો શિક્ષા પણ આપણે જ્યારે પહેલા દિવસ જ્યારે જોયું સૌથી પહેલા આપણે પ્રશ્ન કરેલા કે ભાઈ શિક્ષા ક્યાં, તો શિક્ષા શેના માટે, તો એ સંદર્ભની વાત છે. જ્યારે શિક્ષા એટલે ખાલી એ જ વસ્તુની વાત નથી, સમજની વાત છે. એક તો એક છે સ્કિલ અને સાથે સાથે સમજની પણ વાત છે. એટલે શિક્ષાની જ્યારે સ્વીકૃતિની વાત છે ત્યારે એ બંને વસ્તુની વાત છે. ખાલી એવું નથી કે આપણે અત્યારે જે સ્કૂલમાં ભણી રહ્યા છે સ્કિલના રિલેશન, એ જ વસ્તુની વાત છે. એના પછી આપણે નેક્સ્ટ જોયું તો કૃતજ્ઞતા.
તો કૃતજ્ઞતામાં એ વસ્તુ છે કે કૃતજ્ઞતા એટલે કે હું અત્યારે જે છું તો એમાં કૃતજ્ઞતાને ડિફાઇન કરવા માટે કૃતજ્ઞતા એટલે એમાં એક વસ્તુ એવી છે કે મને અત્યારે જે વસ્તુ મળી છે, જે વસ્તુ અત્યાર સુધીમાં જે લોકોએ મને આપેલી છે, તો એ વસ્તુ તરફ મારો એક સ્વીકૃતિનો ભાવ હોય કે નહીં, મને આ જે આપેલું છે એ વસ્તુ મને સમજણમાં આવી ગઈ અને અત્યારે મને જે પણ વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવી કે મને સમજણ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવી, એ જે પણ મને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવી હું એના સાથે જીવી રહ્યો છું, એ સાથે જીવી રહેવાનો જે ભાવ છે એને જ આપણે એવું કહીએ છીએ કે ભાઈ એ કૃતજ્ઞતા છે. કે મને કોઈ માણસે કે મને કોઈ ટીચરે આપણને સ્કૂલમાં એવી સમજણ આપી અને ઘણા ટીચર આપણને યાદ રહી જતા હોય છે લાઈફ ટાઈમ, તો આપણે એમના વિશે એમના પ્રત્યે આપણે કૃતજ્ઞ હોઈએ છીએ કે ભાઈ એમને મને આ જે વસ્તુની સમજ આપી એ મને આજે પણ યાદ છે અને હું આજે પણ એ જ વસ્તુના હિસાબથી જીવું છું, એટલે હું એમના પ્રત્યે કૃતજ્ઞ છું. વસ્તુ અથવા સમજ જે પણ આપણને અત્યારે મળી રહી છે, તો એ જે પણ માણસો મળી રહી છે એમના તરફનો જે આપણો જે ભાવ છે એ કૃતજ્ઞતાના ભાવને આપણે કહીએ છીએ. બીજી વાત છે કે શ્રદ્ધા. તો શ્રદ્ધા એટલે શું? તો શ્રદ્ધામાં આપણે જોયું કે શ્રેષ્ઠતાની સ્વીકૃતિ, કે આપણે અત્યારે જોઈએ તો આપણે અત્યાર સુધી શ્રદ્ધા વર્ડ બહુ કોમનલી આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ અને એને આપણે જો આ ડેફિનેશનમાં મૂકવાનું ટ્રાય કરીએ તો એકદમ 100% ફિટ થાય કે આપણે કોના પ્રત્યે આપણને શ્રદ્ધા હોય છે, કે જે વસ્તુ શ્રેષ્ઠ છે, જે માણસ શ્રેષ્ઠ છે, જે આપણે ભગવાનના તરફ પણ જ્યારે શ્રદ્ધાની વાત કરીએ છીએ ત્યારે એ કે જે વસ્તુ શ્રેષ્ઠ છે એની આપણને પોતાને સ્વીકૃતિ હોય છે. અને એમાંથી આપણે જ્યારે પૂજ્યતાની વાત કરીએ છીએ કે ભાઈ આપણે જે શ્રેષ્ઠ હોય એને આપણે પૂજીએ એટલે શું કે એ એક ફિઝિકલ એક્ટિવિટી નથી, પણ એ પૂજ્યતા એ પણ એક વસ્તુ છે કે જે ગતિ છે કે જે આપણને એવું કે આપણે આપણા અંદર જે આપણે બીજા માણસને આપણે જે શ્રેષ્ઠ જોઈ રહ્યા છીએ તો એ શ્રેષ્ઠતાની તરફ હું પોતે કઈ રીતે જાઉં એ જ વસ્તુ જે છે એને આપણે કહીએ છીએ એ પૂજ્યતા. પછી શ્રદ્ધા સિવાય આપણે જોયું તો ગૌરવ. તો ગૌરવની જ્યારે વાત આવી તો શ્રેષ્ઠ પરંપરા જે છે તો શ્રેષ્ઠ પરંપરાની સ્વીકૃતિ એટલે શ્રેષ્ઠ પરંપરાની સ્વીકૃતિ એટલે શું? ગઈકાલે પણ જ્યારે ગોષ્ઠી થઈ ત્યારે આ પ્રશ્ન આવ્યો હતો કે ગૌરવ એટલે શું, તો એમાં ક્યાંક એ એક્ઝામ્પલ લેવામાં 2-4 મિનિટ લાગી, પણ એમાં આપણે જોઈએ તો જ્યારે બે માણસો હોય છે તો બે માનવ અત્યારે એક શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે એને ઓળખી જાય છે, પણ જ્યારે કે આપણે અત્યારે વાત કરીએ તો જીવન વિદ્યા કન્ટેન્ટ છે તો એ પણ આપણને અત્યારે એ રીતે એક શ્રેષ્ઠ લાગે કે ભાઈ આ શ્રેષ્ઠ છે, તો એને ઓળખવું અને એને એ રીતે આપણે અંદર એક સ્વીકૃત કરવું કે નહીં ભાઈ આ શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે. અને બીજું એવું છે કે ભાઈ આ શ્રેષ્ઠ તો છે, આપણને દેખાય છે, પણ તોય આપણે ઇગ્નોર કરીએ અને અત્યારે હજી હું એને સુવિધા જ છે, ભાઈ મને સુવિધામાં જ સુખ મળે છે, મારે તો હજી પેલી જ ગાડી જોઈએ છે, મારે હજી પેલું જોઈએ છે, એટલે જે આપણે જે સ્વીકૃતિની વાત છે કે ભાઈ શ્રેષ્ઠતાની સ્વીકૃતિ, એ શ્રેષ્ઠતા આપણને દેખાય છે પણ આપણે એને સ્વીકૃત નથી કરી શકતા અંદર, એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે ભાઈ હું ગૌરવપૂર્વક નથી જીવતો. અને જ્યારે એ શ્રેષ્ઠતાની આપણને સ્વીકૃતિ થઈ જાય છે તો સ્વીકૃતિ થઈ જાય એટલે આપણે એના તરફ જે આપણે એની ગતિ વધારીએ તો આપણને એવું થાય કે ભાઈ મેં ગૌરવપૂર્વક જીયા. એના પછી આવે છે કે પ્રેમને આપણે કહીએ છીએ પૂર્ણ મૂલ્ય, કે જ્યારે મારા તારાનો અંતર કે અપને પરાય કા અંતર જ્યારે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ, એટલે મને દરેક માનવ એઝ અ માનવ આખી માનવ જાતિ એક છે, મને જ્યારે એવો અંદર એક ભાવ થઈ જાય છે અને એ ભાવથી હું જ્યારે જીવવા લાગુ છું ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ હું પ્રેમપૂર્વક જીવું છું. આ તો આપણા અંદર એકદમ સ્પષ્ટ થતું હશે કે આજે આપણે જોઈએ તો જ્યારે આપણે પારિવારિક સંબંધોની અને વૈચારિક સંબંધોની વાત કરીએ તો આપણે આજે પારિવારિક સંબંધોમાં જીવીએ છીએ, એટલે પારિવારિક સંબંધો સાથે વિચાર હશે કે ભાઈ એ લોકો સાથે આપણને વૈચારિક સંબંધથી પણ વૈચારિક રીતે પણ આપણે જોડાયેલા છીએ, પણ ક્યાંક ના ક્યાંક જે મારા પરિવાર સાથેના કે મારા મિત્રો સાથેના કે મારા સાથેના રિલેશનો છે હું એ લોકોને જ જોઈ શકું છું કે આ તો મારા, અને એના સિવાયનો કોઈ માણસ છે રસ્તા પર ચાલતો એ મને એવું નથી લાગતું કે ભાઈ આ મારો. એ આપણે જે એ ભેદ આપણને દેખાય છે એ મારા તારાનો જે ભેદ છે એ ભેદમાંથી બહાર આવવું અને એમાં આપણે સમસ્ત માનવ જાતિને એક જોઈને આપણે એ જીવવું, એ જ આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ પ્રેમપૂર્વક જીયા. એટલે આપણું અત્યાર સુધીનું પ્રેમનું જે ડેફિનેશન હતું કે આપણા અંદર જે ચાલતું હતું એમાં અને આમાં ઘણો મોટો અંતર છે. અને પ્રેમ અત્યારે એ રીતે જોઈએ તો ક્યાંક આપણે કહીએ કે ભાઈ પ્રેમને આપણે જે સમજતા હતા એના વિશે પણ ડિફાઇન કરો તો આપણા માટે એક પ્રશ્ન થતો હતો કે ભાઈ પ્રેમ એટલે શું ડિફાઇન કરવું. આપણે પ્રેમ બીજી વસ્તુને ડિફાઇન કરવા માટે વાપરતા હોઈએ પણ પ્રેમને પોતે ડિફાઇન કરવા જઈએ તો આપણે ના કરી શકીએ. એટલે અહીંયા આપણે જે જોયું તો આપણે 99 મૂલ્યોની
જે વાત કરી તો એ 99 મૂલ્યોની જે આપણને પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે તો એ આપણે જોઈએ તો આપણા અંદર જે ભાવ ચાલી રહ્યો હતો દરેક મૂલ્યોનો એના કરતા એક વિશેષ રીતે આપણને ક્યાંક ના ક્યાંક મળ્યું છે એટલે આપણે પણ આ વસ્તુ તરફ થોડી ક્યાંક એ કૃતજ્ઞતાની અંદર એ ભાવ આપણને થાય અને બી શરૂ કરી सकते हैं। बढ़िया। चलिए, आपको बढ़िया स्पष्टता हुआ। हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं? केम छो? मजामा। बढ़िया। तो मूल्यों पे चर्चा हुआ। तो बहुत अच्छा रखा हिमांशु भाई ने। एक्चुअली जब मैं उसको हिंदी में रखा हूं, उसके बाद जब उसको गुजराती में बोलते हैं तो हमको पूरा समझ में आता है। मतलब एकदम लिंक हो जाता सारा। तो ये जो स्थापित मूल्य है, ये जब मैं अपने में पहचानता हूं, मतलब मेरे में जब पहचानता हूं तो मेरे में शिष्टता आती है, फिर ये शिष्टता में व्यक्त होते हैं। अभी क्या है, अभी हम शिष्टता चाहते तो हैं लोगों से, लेकिन उनके अंदर खुद ही कोई अनुभूति है ही नहीं है मूल्यों की। तो अगर मेरे अंदर ही कोई अनुभूति नहीं है, मेरे अंदर ही कोई मूल्य को मैं पहचानता नहीं हूं, तो मेरी शिष्टता में क्या आएगा? तो वही होगा कि हम प्रणाम भी करेंगे, अंदर से 10 गालियां भी निकाल रहे होंगे, मतलब फिर वो मैकेनिकल हो गया, क्योंकि मेरे में उसकी पहचान नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर के जो स्थापित मूल्य है, इसका जब हम अभ्यास करते हैं जी करके, तो मेरे में पहचान होती है। मेरे में जब पहचान होती है तब मैं प्रमाणित करता हूं जी करके। प्रमाणित करता हूं का मतलब क्या हुआ कि जैसे मुझे चाय बनाना आ गया तो मैं क्या करूंगा, चाय बनाऊंगा, बना के देखूंगा और देखने के बाद खुद भी पीऊंगा, हाँ बढ़िया चाय है, हिमांशु जी को भी दूंगा, ये भी बोलेंगे भैया बढ़िया चाय है, तो मैं भी मूल्यांकन कर पाया कि बढ़िया है, ये भी मूल्यांकन कर पाए और दोनों खुश हो गए। ये न्याय है। लेकिन चाय के बारे में न्याय नहीं होता। वैसे एग्जाम्पल तो भौतिक जगत से लाना पड़ता है, क्योंकि आपका जीना तो भौतिक जगत में ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के जैसे मूल्यों को जब अपने में पहचान लेते हैं तो प्रमाणित करते हैं जी करके। प्रमाणित करने के क्रम में मूल्यांकन भी कर पाते हैं कि ऐसा जी पाया, ऐसा जी पाया, दूसरा भी कर पाता है। तो ऐसा करते करते विश्वास से जो हमारी यात्रा शुरू हुई थी वो प्रेम तक जाती है। तो हर मानव का जन्म से यात्रा विश्वास से शुरू होती है और एक उम्र तक जाते जाते प्रेम मूल्य को पा जाना, यही उसकी उपलब्धि है। अपना पराया से मुक्त हो जाना। अपनापन भी एक अपना, अगर बोले सब अपने हैं तो ये भी भाषा ठीक नहीं है। अपने का मतलब कोई पराये भी है। इसलिए बोल रहे हैं अपना पराया से मुक्त हो जाना, नहीं तो बोलते सब अपना हो जाना। तो सब अपना हो जाना का मतलब क्या हुआ कि कोई पराया और बच भी रहा है। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं अपना पराया से मुक्त हो जाना। इसी को बोलते हैं अनन्यता। न अन्य, कोई अन्य है ही नहीं। क्यों? अन्य कब, न अन्य कब पहचान में आएगा? जब मानव को मैं जीवन के रूप में देखता हूं। जितना जितना मेरा मानव को जीवन के रूप में देखने का अभ्यास होगा, उतना उतना न अन्य का भाव आता है। जितना जितना शरीर के रूप में देखने का अभ्यास होता है, उतना उतना ही परायापन का भाव आता है। तो जो सांप का एग्जाम्पल दिए थे कि वो सांप से डरती थी माँ सांप से डरती थी, लेकिन उनका बच्चा जब आया तो दौड़ करके सांप को पकड़ के उठा के फेंक दिया। उसका भय कहां चला गया? तो बोले संबंध मूलक। फिर पूछ रहे न्याय हुआ कि नहीं हुआ? तो न्याय केवल झलका थोड़ा सा। अगर वहीं पे दूसरे किसी का बच्चा होता फिर क्या था? फिर सांप देखते ही वो भाग जाती, फिर आके पूछती क्या हुआ, क्या हुआ, कोई हटाया था क्या? मतलब अब वहां अपनापन था, तो अभी अपनापन में वो हो रहा, तो न्याय हो नहीं रहा है। एक्चुअली न्याय हो नहीं रहा है। तो एक झलक मिलती है। तो अभी हमको जीते जीते क्या है, झलक मिलती रहती है, लेकिन न्याय होता नहीं है। कल इसको इसलिए नहीं रखा कि अभी न्याय पे चर्चा चल रही, थोड़ी चल जाए। अब आपकी स्थिति थोड़ी आगे बढ़ गई है, तब मैं कह रहा हूं कि भैया
अगर अगर माँ को सांप अगर मान लीजिए दूसरे किसी का बच्चा होता, और अगर जिससे उसकी दुश्मनी है उसका बच्चा होता तो जैसे बोले थे ना भैया, दुश्मन संबंध दुश्मन संबंध कोई संबंध नहीं होता, ठीक है। नासमझी के धरातल पे दुश्मन संबंध होता है, मानव तो अपना ही है। तो इस भाव के साथ जीते हैं तो इसमें एक भाषा बनती है। क्या भाषा बनती है? संबंध बना ही रहता है, संबंध शाश्वत है, शाश्वत है, निरंतर है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया कि माँ ने पोषण किया, माँ मतलब जिस उस भूमिका के साथ है, तो जो माँ बोलते हैं तो ममता प्रधान होता है उसमें, बाकी चीजें भी होती ही हैं, वात्सल्य भी होता है, श्रद्धा भी होता है, गौरव भी, लेकिन ममता मूल्य उसमें प्रधान हो जाता है, तब बोलते हैं माँ की भूमिका के साथ है। तो माँ जिसको पोषण की स्वीकृति के साथ है, वो शरीर अगर पास में है तो भी स्वीकृति के साथ है, अगर वो शरीर दूर है, कहीं संतान कहीं दूर चला गया, दूर गांव चला गया, दूसरे देश चला गया, तो भी स्वीकृति के साथ बनी हुई है, इसको बोलते हैं संबंध बना ही हुआ है। और माँ अगर नहीं है, शरीर यात्रा माँ की पूरी हो चुकी है, संतान है और अपने शरीर का ध्यान रखता है, तो माँ संबंध है कि नहीं है? संबंध तब भी है, इसलिए बोल रहे संबंध शाश्वत है। तो अगर पति पत्नी ही केवल साथ में रह रहे हैं, पति पत्नी और बच्चे साथ में रह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नौ मूल्य बह रहे हैं कि नहीं बह रहे हैं, देखना पड़ेगा। मतलब फिर वो जो पत्नी है वो अपने पति के लिए मां भी है कि नहीं है? पति भी पत्नी के लिए मां है कि नहीं है? पिता है, मतलब तो मां मूल्य, पिता मूल्य, सब मूल्य वहां अगर हैं तब कोई दिक्कत नहीं आती, और तब कोई गुला शिकवा शिकायत भी नहीं आता। शिकायत कहां आता है? जब जब कोई मूल्य का कमी का एहसास होता है तभी शिकायत, उसी को शिकायत बोलते हैं। तो पत्नी बोलती जी आप ध्यान नहीं देते, तो आप अंगूठी दिखाते, लो अंगूठी, अरे मैं ध्यान चाहती हूं, लो इससे बड़ी अंगूठी, ये गिफ्ट लो, नहीं मैं ध्यान चाहती हूं, ये कपड़ा लो बढ़िया ब्रांडेड, अरे मुझे ध्यान तो हम वस्तु से भरते हैं, तो ये वस्तु से भरता नहीं है। तो देखिए, अगर हम न्यूक्लियर फैमिली भी हैं, पति पत्नी दूर भी है, नौकरी कर रहे हैं, कोई मुद्दा ही नहीं है, संबंध शाश्वत है, संबंध शाश्वत है, शरीर का पास रहना दूर रहना मतलब ही नहीं है, संबंध बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, मतलब शाश्वत है कि नहीं है। आप उतने मूल्य आपको अकेले भी चाहिए, आप अकेले भी बैठे हैं तो विश्वास से प्रेम तक यात्रा आपको चाहिए ही चाहिए, आप दो के साथ हैं तो भी चाहिए, पूरा परिवार ज्वाइंट फैमिली है तो भी चाहिए। अब ज्वाइंट फैमिली या जिसको 3 पीढ़ी एक साथ बोलते हैं, उसका फायदा ये होता है कि शरीर रूप में साथ रहने से हर संबंध का अभ्यास होता रहता है, इतना ही है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में हैं तो हम अपना समझ बढ़ाएं, इतना समझ बढ़ाएं कि हम सारे 9 मूल्य में साथ में जी सकें। अब समझ का काम किया नहीं और न्यूक्लियर फैमिली हो गई, अल्ट्रा न्यूक्लियर फैमिली हो गई, तो मूल्य का अभाव हो जाता है। तो मूल्य के अभाव को ही अधूरापन बोलते हैं, और कोई भी मानव अधूरेपन के साथ रहना नहीं चाहता, अधूरेपन के साथ जीना नहीं चाहता, इसलिए उसी को बोला गिला शिकवा शिकायत के साथ जीता है। गिला शिकवा शिकायत किसी को स्वीकार नहीं होता, इसलिए कुछ अंदर से अधूरापन लगता है, अधूरापन लगता है, उसको सामान से भरने की कोशिश करता है, उसको कपड़े से, ज्वेलरी से, घर से, मकान से, गाड़ी से, इससे उससे, सम्मान से, दिखा के चमका के इसको भरने की कोशिश करता है, वो भर ही नहीं पाता क्योंकि मेरे अंदर का अधूरापन है। ये 9 मूल्य मेरे अंदर है, मैं इसे अपने अंदर नहीं पहचानता हूं, वही अधूरापन है। और जब चाहिए तो 9 के 9 चाहिए, 8 से चलेगा नहीं, 9 का 9 चाहिए। तो 9 का 9 मेरे में मैं पहचानता हूं, तो मैं पूर्णता से भर जाता हूं, मैं पूर्णता से जी पाता हूं, तब मैं गिला शिकवा शिकायत से मुक्त होकर जी पाता हूं, तब संबंध में हार्मनी आती है, निरंतर तालमेल बना रहता है, तब हम निरंतर सुख पूर्वक जी पाते हैं।
हाँ जी, माइक। नेस्ट को थोड़ा और समझा दीजिए ना। नेस्ट, हाँ, नेस्ट यानी श्रेष्ठ का उल्टा। मतलब जो समझ में या आयु में कम है हमसे। मतलब मैं एक मानव हूं तो मेरे आसपास जो मानव होंगे, मेरे परिवार में, पास में, पड़ोस में या इस सभा में, उसमें मानव मुझसे आयु में और समझ में कम हो सकते हैं, उनको नेष्ठ बोला। तो उनके साथ जीना कैसा होगा? तो उनके साथ ममता वात्सल्य पूर्वक ही जीना होता है। अब बच्चा है, अपने शरीर को नहीं संभाल सकता, तो हम इसके साथ ममता पूर्वक ही जिएंगे। उसको समझ भी नहीं है, या बड़ा भी हो गया समझ नहीं है, मेरे पिता हैं और समझ नहीं है उनको, तो मुझसे नेष्ठ ही है समझ के मामले में, तो मैं उनके साथ वात्सल्य पूर्वक जीऊंगा। मैं उनको प्रस्ताव रखता रहूंगा, पापा हाँ देखिए, ये तुरंत प्रिया अपने पिता की तरफ देख रही है कि समझे आप नेष्ठ हो। तो पापा आप ये जो बात कह रहे हो, ये बात आप जो कह रहे हो व्यवस्था के अर्थ में शायद ठीक नहीं है, मेरा प्रस्ताव ये है इसको भी देखा जाए, शायद ये ठीक हो, इसमें कोई रास्ता निकल जाए। हम क्या करते हैं, ये हम वात्सल्य के साथ जी रहे हैं। तो कोई समझ में नेष्ठ हो सकता है, भले उसकी उम्र हमसे ज्यादा हो गई हो, और कोई आयु में नेष्ठ हो सकता है, अपने शरीर को नहीं संभाल सकता, तो हम उसके साथ ममता पूर्वक जीते हैं। कोई बीमार है, हमारे पिता हैं, बाबा हैं, वो बीमार हैं, जैसे आज इनके बाबा जी को चोट लग गई, अब उनको सेवा चाहिए, अब उनके साथ ममता पूर्वक जीना है। अब उनके साथ जितने दिन उनको बिस्तर पर रहेंगे ममता पूर्वक ही जीना है। कोई बुजुर्ग हैं, अपने शरीर को उतना नहीं संभाल सकते, सारे काम को नहीं कर सकते, तो उनके साथ जीने वाला ममता पूर्वक जिएगा। तो बच्चे के साथ, बुजुर्ग के साथ, बीमार के साथ, इन तीन को सेवा की आवश्यकता होती है। तो सेवा का नाम ही ममता है, क्योंकि शरीर सेवा शरीर को चाहिए। तो हर बुजुर्ग के साथ, हर बच्चे के साथ और हर बीमार के साथ ममता पूर्वक ही जिया जाता है। और इसका प्रशिक्षण स्थल परिवार है, घर है। घर में सेवा पूर्वक जीते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी परंपरा बनती है। आप अपने बुजुर्ग का, अपने घर में बीमार का, अपने घर में बच्चे का ममता पूर्वक जीते हैं, सेवा पूर्वक जीते हैं, वो बच्चा उसी परिवार में बड़ा होता है, आप भी बीमार पड़ते हैं, आप भी बुजुर्ग होते हैं, आपकी भी सेवा करता ही है, परंपरा में आ गया हो। तो इसका प्रशिक्षण स्थल परिवार है। अब परिवार में उसका मॉडल ही नहीं है, क्या हो गया, बीमार हो गए, अरे तुम तो रोज ही बीमार रहते, चलो हॉस्पिटल में जाओ, एडमिट रहना, वहीं नर्स देखभाल करेगी, जब देखो तब बीमार ही रहते हो। ये क्या हो गया? ममता है नहीं, ममता के साथ हम नहीं जी पा रहे हैं। भाई शरीर है तो बीमार हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है, चोट लगी सकती है, गिरी सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, नासमझी से ही हो गया होगा, क्या करना है। मान लीजिए हम जा रहे हैं और गलती से हो गया, क्या करेंगे, लेकिन हो गया तो सेवा चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट क्लियर हो गया भैया? हाँ, तो नेष्ठ के साथ ममता और वात्सल्य पूर्वक, श्रेष्ठ के साथ श्रद्धा गौरव कृतज्ञता पूर्वक हम श्रेष्ठ आचरण को स्वीकारते ही हैं। अगर मैं किसी अहंकार से भरा हूं और किसी के श्रेष्ठ आचरण को उसके सामने भले न स्वीकारूं, लेकिन दूसरे जगह जाकर के उसको नहीं ऐसा होता है वहां जाके स्वीकारते हैं। तो मेरे परिवार में भी कुछ लोग हैं जो ज्यादा पैसा वैसा कमा लिए, ज्यादा पद पे चले गए, तो मैं कोई प्रस्ताव रखता था तो अब उनको लगता था ये तो क्या, ये तो पैसा कमाने में फेल आदमी है। जैसे अभी मान्यता क्या है कि जो पैसा कमाने में फेल है उसको फेल मान लिया जाता है, मतलब निकम्मा मान लिया गया। ठीक है, आप कितना अच्छा जीते हैं मतलब नहीं है, आप कितना कमाते हैं मतलब है, तो ऐसा मान लिया गया। तो अगर मैं कोई बात कहीं कह रहा हूं, घर में प्रस्ताव को रख रहा हूं, तो एकाएक उसको एक सिरे से खारिज कर देना, लेकिन मैंने सुना दूसरी जगह जाकर के वो उसी प्रस्ताव को रखते हैं।
तो मेरे जिस प्रस्ताव को उन्होंने खारिज किया था, तो मैंने सुना कि दूसरे जगह जाके वही प्रस्ताव रखे। इसका मतलब श्रेष्ठता स्वीकार तो है ही, किसी अहंकार वश हम उसको उस समय इनकार कर रहे हैं। श्रेष्ठता हमेशा स्वीकार होती है, यही तो मानव की खूबसूरती है। बाद में धीरे 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 अब फोन करके ही पूछ लेते हैं कि आप बताओ इसमें क्या विचार है, आप सही राय दोगे। तो ये स्वीकृति बनाने में भी 10 साल लग गया। तो देखिए देखिए, अगर आप एक समझदारी की यात्रा पर हैं और आप किसी समझ को पा भी गए हैं और आपके आसपास लोग नासमझ हैं, तो वो नासमझी करेंगे और उनकी नासमझी का टैक्स आपको भरना पड़ेगा। क्यों नियति? तो जो भी मेरा पड़ोसी है, मेरा संबंधी है, मेरा रिश्तेदार है, वो अगर ना समझ है तो उसकी नासमझी का टैक्स समझदार को भरना पड़ेगा। हाँ जी। जैसे हमने देखा था कि संबंध के बारे में आपने प्रस्ताव रखा था कि संबंध में अपेक्षा निश्चित होता है। जी। तो अगर संबंध में किसी भी व्यक्ति की शरीर यात्रा खत्म हो जाती है, तो फिर उसमें तो कोई अपेक्षा निश्चित रहेगी ही नहीं। तो फिर संबंध के रिगार्डिंग अपेक्षा निश्चित कैसे वहाँ पर डिफाइन होता है? हाँ, वही जैसे मैं माता पिता और संतान मूल्य की बात कर रहा था। तो माता पिता आपके शरीर के पोषण और शिक्षा संस्कार के स्वीकृति के साथ हैं। और अब आपके माता पिता, मान लीजिए एक उम्र के बाद कोई एक उम्र हुआ और उनकी उम्र ज्यादा हो गई, तो शरीर की आयु होती है। उसके बाद अगर उस व्यक्ति के माता पिता सशरीर नहीं है, तो अब क्या वो अपनी शरीर के पोषण और शिक्षा समझ की जिम्मेदारी के साथ है कि नहीं है? स्वयं वो है कि नहीं है? वो जो स्वयं अब अपने शरीर के पोषण और शिक्षा संस्कार की जिम्मेदारी के साथ है, ये भाव कैसे उसको आया? तो जितने दिन उस शरीर संबंध के साथ जी करके आया था, वो आप में अभ्यास में आ गया, तो आप में बना हुआ है। लेकिन वो बनने का कारण तो संबंध ही है। तो संबंध अभी भी है स्वीकृति के रूप। तो संबंध का मतलब स्वीकृति, तो अभी भी स्वीकृति के रूप में बना ही हुआ है। वैसे ही कृतज्ञता, तो आप कृतज्ञता पूर्वक जी उसी को कृतज्ञता बोल रहे हैं। उस संबंध की स्वीकृति इस समय आप में कृतज्ञता के रूप में है। और आप वो जो संबंध में जो ममता और वात्सल्य पूर्वक आपको ममता और वात्सल्य स्वीकृति के रूप में माँ और बाप में, पिता में था, वो अब आप में आ गया है और आप भी अपने संतान के साथ ममता वात्सल्य पूर्वक जीते हो। तो बना हुआ है, निरंतर है, परंपरा में है। तो परंपरा में रहता ही रहता है। तो अभी हमारा चूंकि शरीर मूलक देखने का अभ्यास है, तो हमको लगता है माँ नहीं है, माँ का शरीर नहीं है, तो अब माँ कहाँ है? मतलब जीवन के साथ तो निरंतर स्वीकृति है ही बस। अच्छा। और जीवन मरने वाली चीज नहीं है, तो व्यवस्था में है, वो शाश्वत है। तो वो ममता और वात्सल्य बना ही हुआ है ना आपके अंदर, तभी तो आप कृतज्ञ हैं। आप बोलते भी हो मेरी माँ ने ये सिखाया है। कोई पूछा, अरे तुमने बहुत अच्छा रोटी बनाया, अच्छा कैसे बना दिया? मेरी माँ ने सिखाया है। माँ कहाँ है? माँ अब नहीं है, लेकिन आप याद करते हो नहीं करते हो? तो संबंध बना ही हुआ है। संबंध शाश्वत होता है। ऐसा ही आप धीरे 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 करके आपकी भी शरीर यात्रा खत्म होगी, तो भी आपका और माँ का जीवन, तो संबंध जीवन और जीवन के बीच में होता है। शुरू में ही बोला था, शरीर उसमें माध्यम बनता है केवल। थैंक यू। हेलो। ऐसे ही सेट होगा धीरे धीरे। हाँ जी। हाँ, तो उसको हम वो कह सकते हैं कि वो शरीर है, इंस्ट्रूमेंट है, और जो हमारी सोच जीवन है वो सॉफ्टवेयर है। हाँ जैसे कि हम कोई ये किताब पढ़ते हैं, हाँ बराबर, तो किताब में से हमें
जो पढ़ते हैं तो ऐसी समझ आती है, तो हमारी सॉफ्टवेयर में चेंज होता है, बस उससे जरिए हमारा भाव बदलता है। जैसे कि ऐसी स्टोरी है हॉर्नर, तो डर लगता है, हमारे भाव अंदर डर का भाव होता है। जो अच्छी कहानी होगी तो ऐसा भाव हमारे, तो किताब एक स्थूल वस्तु है, ऐसे ही हमें ऐसा समझना चाहिए कि हमारा शरीर स्थूल है, बराबर। तो यानी कि आपसे ले ले कि आपने हमें जो सिखाया, जो सिखाया, जो हमारे सॉफ्टवेयर में अंदर जो परिवर्तन हुआ वो जीवन है, और आप स्थूल वस्तु है। तो हम स्थूल वस्तु का भी सम्मान करना चाहिए। हम सम्मान करते हैं माता पिता गुरु सबका, क्योंकि हमें वो माध्यम के द्वारा हमें मिला, लेकिन हकीकत में वस्तु क्या है कि वो एक सोच है। जैसे कि अब अभी हम राम, कृष्णा, मोहम्मद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल है, तो वो अभी तो है नहीं, लेकिन उसकी सोच जो थी उसके द्वारा हमारी सॉफ्टवेयर में आप बोलते भी हैं कि व्यक्ति मरता है, विचार थोड़ी मरता वो है। नहीं मरता, बहुत ऐसा अच्छा। हम समझते हैं। तो पुस्तकों में, बहुत बढ़िया, पुस्तकों में सूचना होती है, पुस्तकों में ज्ञान नहीं होता। हाँ जी, इस बात को समझिए, पुस्तकों में सूचना होता है, पुस्तकों में ज्ञान नहीं होता। उस सूचना को जब हम पढ़ते हैं, पढ़ते का मतलब क्या, सुनते हैं, पढ़ने का मतलब भी सुनना ही हुआ। उस सूचना को जब हम सुनते हैं तो मेरे अंदर ही ज्ञान प्रकट, तो ज्ञान मेरे अंदर ही है, मेरे अंदर ही ज्ञान प्रकट होता है। तो पुस्तकों में उस ज्ञान के बारे में सूचना है। तो मैं भी जो आपको पिछले 5 दिन से बात कर रहा हूं, तो मैं कुछ सुना रहा हूं, उस सुनने से आपके अंदर ही ज्ञान प्रकट होगा, समझ आपके अंदर ही प्रकट होगा। समझ बाहर नहीं है, बाहर दृश्य है, सूचनाएं हैं, किताब में सूचनाएं हैं। कोई बोल रहा है तो आपको सूचना ही दे रहा है, आपको सूचना लेना है, नहीं लेना है, क्या आपकी समझ बन रही है, वो आपकी मौज है। जैसी मौज है वैसी समझ बन रही है। तो जीवन क्या है, शरीर जो है वो गाड़ी है और जीवन ड्राइवर है, ड्राइव कर रहा है। हेलो तो गाड़ी का समझदार होना जरूरी नहीं है, जीवन का समझदार होना जरूरी है। हेलो। हाँ जी। तो मैंने अभी सोचा है कल रात को कि वो लोग बोलते हैं ना, शब्द ही ब्रह्म है, यानी कि शब्द ब्रह्म है, जो ब्रह्म बोलते हैं वो। हाँ, तो हमने ऐसा सोचा कि मुझे ऐसा प्रमाण हुआ कि हाँ यह सही बात है। अब तक ऐसा नहीं लगता था कि वो शब्द ही ब्रह्म है, सही बात है। शब्द यानी कि हम जो बातचीत करते हैं वो एक शब्द ही है, बहुत बढ़िया। बराबर। तो शब्द हमें के माध्यम से अर्थ तक पहुंचना, अर्थ के माध्यम से वास्तविकता तक पहुंचना। अगर मैं शब्द ही खेलता रह गया पूरी जिंदगी भर, तो कोई ब्रह्म नहीं पता चला। हाँ, ऐसा नहीं, मैं आगे पूरी बात कह दूं पहले, हाँ। इससे खत्म नहीं होती मेरी बात, थोड़ी ज़्यादा है। उसके आगे तो हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए, हमें जो भी व्यक्ति है हमें कुछ बोलता है, ऐसा बोलता है कि हमें गुस्सा आ गया, बराबर। तो गुस्सा आ गया तो हमें उसके शब्द पर सोचना चाहिए कि उसने बोला है तो उसकी समझ नहीं है इसलिए बोला है। तो हमें ऐसा रिएक्शन नहीं देना है कि उसको शरीर को नुकसान होए, क्योंकि उसका शरीर का कोई दोष नहीं है, उसकी सोच में दोष है। तो शब्द को समझना है, और शब्द को हम गुस्से से उसको क्या समझा नहीं सकते कि तुम गलत हो, उसके लिए प्रेम ही चाहिए, तभी वो समझ सकेगा। हम भी गुस्सा हो गए तो नहीं चलेगा। तो हमें शब्द समझ में आ जाएंगे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जीवन समझ में आए, शब्द यानी जीवन, हाँ, बढ़िया। जीवन पर ही ध्यान देना है हमें। उससे हमारे अंदर कैसे क्या होता है, कहाँ से कहा कि रुचि मूलक, संबंध मूलक या मूल्य। तो उसने गुस्सा, उसने कही बात कही, बराबर। तो हम पहले तो रुचि करते हैं, तो हमें भी गुस्सा आना स्वाभाविक चीज़ है, वो आ ही जाता है। स्वाभाविक चीज नहीं है, स्वाभाविक आ जाता है। अगर स्वाभाविक है तो उस भाव में आप बने रहना चाहेंगे। हाँ, तो रुचि मूलक में इसका मतलब वो अस्वाभाविक है। आगे सुनो, पहले 1 मिनट, हाँ, हाँ। पूरी बात होने दो। मेरी गलती है, हो जी, सकती जी। है, बराबर। तो हम रुचि को ज़्यादा ध्यान देंगे तो क्या होगा, हम भी गुस्सा हो जाएंगे, गुस्सा अंदर प्रकट होगा। लेकिन हम संबंध मूलक कि वो हमारा पड़ोसी है, उसके आगे हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य ये है कि हम लोक कल्याण के लिए जिए, यानी कि सभी को सुखी करने के लिए जिए। तो हमें उसको सुखी करने का हमारा लक्ष्य बना पड़ा है हमारे अंदर, तो हम रुचि और संबंध को भूल जाएंगे। हमारा लक्ष्य क्या है, मेरा खुद का लक्ष्य क्या है कि मैं उसको दुखी देना नहीं चाहता और मैं भी दुखी होना नहीं चाहता। तो मैं उसको
उसके स्थूल शरीर के जरिए उस हम कई बार क्या होता है वो गुस्से में आ जाता है, हम उसका चेहरा देखकर हमें भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन हमें ऐसा हमारे चेहरे पर गुस्सा ना आए इसलिए हमें हमारा लक्ष्य को हर हमेशा याद रखना चाहिए, तो हम उसको सही तरह से हैंडल कर सकेंगे। चलिए बढ़िया। तो इसमें जो चाहिए वाला होता है ना वही खतरनाक है, वो चाहिए होता ही नहीं है। जैसे मुझे अपने चेहरे पे गुस्सा नहीं लाना चाहिए, अब आ ही जाता है, चाहिए से नहीं होता। तो अभी जब हम मूल्य की चर्चा कर लिए हैं, तो मूल्य की चर्चा के बाद गुस्सा क्या चीज है? तो जो कल बोला था अपनी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है, अभी मूल्य को देखेंगे तो क्या गुस्सा की परिभाषा निकलती है? तो किसी न किसी मूल्य का अभाव ही गुस्सा है। आप ममता चाहते थे, आप कोई वात्सल्य चाहते थे, आप स्नेह चाहते थे, अपने अंदर ही पहचानना, आप सम्मान चाहते थे, आप विश्वास चाहते थे, वो नहीं हुआ, उसी को गुस्सा बोल रहे हैं। तो गुस्सा आवेश है, स्वभाव नहीं है। स्वभाव का मतलब कि स्वभाव, स्वभाव मतलब मेरा स्वीकृत भाव। तो मेरे में गुस्सा स्वीकृत ही नहीं होता, इसलिए गुस्सा स्वभाव नहीं है, गुस्सा अस्वाभाविक चीज है, क्योंकि मैं उस भाव में बने नहीं रहना चाहता। तो अब गुस्सा क्या समझ में आया? मेरी अक्षमता का प्रदर्शन। तो मेरी अक्षमता क्या है कि किसी न किसी मूल्य का गैप आ रहा है। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, आप मेरी बात ही नहीं मान रहे हो, तो क्या है? आप मेरा सम्मान नहीं कर रहे हो, मेरी बात का, विचार का। तो जो सम्मान का अभाव मेरे में हो रहा है, तो अभाव हो रहा है, तो मेरे में एक आवेश पैदा हो रहा है। तो हर अभाव में आवेश पैदा होता है। जब जब अभाव होगा भाव का, वस्तु का तो है ही है, भाव का जब जब अभाव होगा तो आपके अंदर कोई आवेश पैदा होगा। जैसे स्नेह नहीं होगा तो आवेश क्या पैदा होगा? ईर्ष्या पैदा होगी। हम किसी से जलते हैं, जलन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि अपना पराया मेरे अंदर भाव है, इसलिए मुझे ईर्ष्या है। अगर मान लीजिए आप मुझसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, आप मुझसे, कोई इसमें से है जो हमसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, खूब पैसा कमा रहा है, बढ़िया से गाड़ी घोड़ा घर मकान सब बढ़िया से कर रहा है, तो मुझे क्या होती है? ईर्ष्या होती है। क्यों? क्योंकि मैं संबंध को नहीं स्वीकारा हूं, अपना पराया है। नहीं तो हम खुशी होंगे ना, भैया ठीक है कमाओ, अच्छी बात है, भैया आप अच्छा कमा सकते हो, कमाओ, कोई बात नहीं, बढ़िया है, हमको भी कोई दिक्कत होगा तो काम आओगे ही कि नहीं आओगे? तो जो ज्यादा कमा रहा है वो भी दिखाने के लिए कमा रहा, काम आएगा नहीं असली समय पे, और हम भी समझते हैं वो तो अपना है नहीं। तो दोनों के बीच में संबंध की स्वीकृति नहीं है। तो संबंध की स्वीकृति नहीं है, इसी को बोला स्नेह का अभाव है। स्नेह के अभाव में ईर्ष्या है। हाँ जी जी भैया। क्या कभी ऐसा नहीं होता जिसके साथ संबंध होता है वहीं ही ईर्ष्या होती है? जिसके हाँ। साथ संबंध नहीं होता वहां ईर्ष्या नहीं होती, लेकिन जिसके साथ कोई परिचय होता है, कोई संबंध होता है, वहां जब वो सुखी हो, संपन्न हो, धनवान हो, तो हमें ईर्ष्या होती है, लेकिन पराया के साथ नहीं होती है। हाँ, तो क्या है, ये भी संबंध हमको एक्चुअली स्वीकृत नहीं है, स्नेह नहीं है। हाँ, तो स्नेह का मतलब ही है विश्वास सम्मान पूर्वक संबंध की स्वीकृति। एक भाई दूसरे भाई की प्रगति नहीं सहन नहीं करता, भले भैया हो, बस क्योंकि सुविधा ही दृष्टि में है ना। बहुत अच्छा, ऐसे एग्जाम्पल हमारे तरफ फैले ही हुए हैं। तो इसमें क्या चीज है, क्या चीज का अभाव है? तो एक्चुअली बनावटी एक स्नेह है, एक्चुअली स्नेह नहीं है, संबंध की स्वीकृति नहीं है, विश्वास सम्मान बना हुआ नहीं है। विश्वास सम्मान कहीं कहीं खंडित हो रहा है। मतलब मैं अपना कुछ करके दिखा के सम्मान पाना चाहता हूं, रूप से, पद से, धन से, बल से। आप अपना कुछ रूप पद धन बल दिखा के सम्मान पाना चाहते हो। सम्मान जो वस्तु है वो पकड़ में नहीं आई है। सम्मान का मतलब ही नहीं समझ में आया है कि मैं भी जीवन हूं, आप भी जीवन हो, निरंतर सुख आपकी भी चाह है, निरंतर सुख मेरी भी चाह है। शरीर को तो उतनी ही जरूरत है जितनी जरूरत है, हो सकता है मेरी जरूरत ज्यादा हो, आपकी जरूरत ज्यादा हो। तो विश्वास सम्मान नहीं होने से स्नेह नहीं हो रहा। स्नेह का मतलब, कल जब स्नेह को परिभाषा किया था तो उसके पहले की एक्सरसाइज क्या थी कि मैं जीवन हूं,
मतलब ए एक जीवन है और बी भी एक जीवन है। ये निरंतर सुख चाहता है, ये भी निरंतर सुख चाहता है, बी भी। ये हमें कैसे पता चला है? क्योंकि मैं स्वयं जीवन के रूप में अपने में पहचाना हूं कि मैं निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहता हूं, इसलिए मेरा अनुमान बनता ही है कि दूसरा भी निरंतर सुख चाहता है। इसके लिए मेरे पास भी अक्षय बल है और अक्षय शक्ति है। दूसरे के पास भी अक्षय बल है और अक्षय शक्ति है। तो चाहना एक ही है, ताकत भी एक ही है और लक्ष्य भी एक ही है। मतलब निरंतर सुख लक्ष्य है, निरंतर सुख लक्ष्य है। उसके लिए मशीन भी एक ही जैसी है, अक्षय बल अक्षय शक्ति वाली। तो क्या होगा? कार्यक्रम भी एक होगा। तब कार्यक्रम एक ही होगा। तो अब जब कार्यक्रम एक ही है, कार्यक्रम एक ही है, जाना एक ही जगह है, तो एक कार्यक्रम है, तो हम दोनों संबंधी हुए कि नहीं हुए? हुए। तब संबंध स्वीकृत होता है। तो वो भाव होता है स्वीकृति का, उस भाव को बोल रहे हैं स्नेह। तो एक्चुअली स्नेह है नहीं, क्योंकि बचपन से जो हम अभ्यास कराते हैं ना कंपटीशन का, देखो उनका बेटा, देखो उनका बेटा, देखो उनकी बेटी, देखो उनका परिवार, देखो उनका, फिर घर में ही शुरू कर देते हैं, देखो वो कितना आगे, देखो वो कितना आगे। ये जो हम शुरू करके अभ्यास करा देते हैं रूप पद धन बल का, तो हम एक्चुअली मानव मानव साथ में जीने का अभ्यास नहीं कराते। हम बचपन से भेद बताते हैं, भेद, सम्मान नहीं बताते। तो सम्मान नहीं बताते, भेद बताते हैं, उसका वो रिजल्ट है भैया कि हम एक भाई के आगे बढ़ने से रूप पद धन बल में दूसरा भाई जलन करता है। दूर वाला अगर बढ़ रहा है तो हमको जलन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने तो दूर वाले को कुछ माना ही नहीं है ना। दूर वाले से तो कोई संबंध की स्वीकृति ही नहीं है अभी फिलहाल। तो जिससे संबंध की कोई स्वीकृति, संबंध की स्वीकृति का मतलब मान्यता वाली, मानने वाली, स्वीकृति नहीं, सहमति वाली, सहमति। स्वीकृति शब्द वहां नहीं बनता। तो दूर वाले के प्रति कोई सहमति भी नहीं है, ठीक है। और दूर वाला रोज हमारे सामने गाड़ी चमकाते हुए जाता भी नहीं है। गाड़ी चमकाते हुए, कपड़े चमकाते हुए, जूते चमकाते हुए तो मेरा पड़ोसी, मेरा भाई जाता है। तो इसलिए कंपटीशन वहां आता है, इसलिए ईर्ष्या वहां आती है। तो कुल मिला के क्या हुआ कि हमने भाई को भाई, तो भाई बहन संबंध को पहचाने क्या? तो नहीं पहचाने। भाई भाई संबंध, भाई बहन संबंध, ये जागृति के अर्थ में, समझ के अर्थ में, पूर्णता के लिए संबंध है, ऐसा हमने नहीं पहचाना। इसलिए स्नेह का अभाव हो गया। स्नेह का अभाव क्यों हो गया? क्योंकि विश्वास सम्मान है ही नहीं। विश्वास सम्मान है ही नहीं। विश्वास सम्मान, अगर दो भाई देखिए, दो भाई अगर विश्वास सम्मान स्नेह पूर्वक जीते हैं तो घटना कितनी खूबसूरत घट सकती है। अगर एक भाई को कोई स्किल है और उस स्किल का उपयोग करके उत्पादन बढ़िया कर सकता है, मतलब पैसा बढ़िया कमा सकता है, सुविधाएं अच्छा इकट्ठा कर सकता है, दूसरे भाई का ध्यान थोड़ा समझ में ज्यादा है, तो समझने का कार्यक्रम है, तो दोनों मिल करके समझ और सुविधा दोनों कर सकते हैं और बढ़िया से जी सकते हैं। लेकिन जब समझ नहीं है तो वही होगा, भाई ये देखो, ये मेरा भाई है, इतना पढ़ लिया, मैं नहीं पढ़ पाया, मैं कम ही पढ़ा। तो एक भाई कम पढ़ा उसकी कुंठा के साथ है, एक भाई ज्यादा पढ़ लिया उसके अहंकार के साथ है, फिर एक पास संपत्ति आ गई उसके अहंकार के साथ है, दूसरे के पास संपत्ति कम हुई उसकी हीन भावना के साथ है। तो हीनता आती है, हीनता। स्नेह नहीं है तो ईर्ष्या क्यों होती है? अगर संबंध स्वीकृत नहीं है तो ईर्ष्या क्यों होती है? क्योंकि एक मेरे अंदर अभाव आता है जिसको हीनता बोलते हैं, दीनता बोलते हैं। हीनता नहीं, हीनता दूसरी चीज है, दीनता। दैन्य भाव आता है। दैन्य भाव का मतलब, दीनता का मतलब कि मैं तो बेकार ही हूं,
मैंने कम पढ़ाई भी किया है, मेरे पास पैसा भी कम है, मैं तो खराब गलत जाति में पैदा हो गया, मैं तो गलत परिवार में पैदा हो गया, मैं तो खराब जो है बिरादरी में, खराब समाज में पैदा हो गया, मैं तो गलत देश में पैदा हो गया और मेरा दुख तो मैं दूर ही नहीं कर सकता, मेरा दुख तो कोई ऊपर वाला ही दूर करेगा, हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले हमें उठा क्यों नहीं लेते। ये सब क्या है? ये दीनता है। तो जब हमारे अंदर विश्वास सम्मान नहीं होता, स्नेह नहीं होता, तो हम किसी को देख देख के दीनता में आते हैं। तो वस्तु के रूप में देखेंगे तो इसी को गरीबी से जोड़ देते हैं, भाव के रूप में देखेंगे तो अभाव के रूप में दीनता से जोड़ देते हैं। हाँ जी। में कभी कभी क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा हो जाती है और वो दूसरे व्यक्ति को स्पेस चाहिए होता है। तो फिर जिसने ज़्यादा अपेक्षा रखा हुआ है उसको दूसरे व्यक्ति को स्पेस देना कितना योग्य रहेगा? मतलब, और दूसरे व्यक्ति को स्पेस चाहिए, मतलब वो ऐसा सोच रहा है कि इतनी अपेक्षा मत रखो आप। कोई देगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर कोई देगा? क्योंकि कल तो बार बार ये उत्तर आया ही है इसका। तो अपेक्षा कम ज्यादा होता नहीं है, अपेक्षाएं निश्चित होती हैं। एक्चुअली समझ नहीं है तो फिर हम किसी संबंध में अधिमूल्यन कर लिए हैं। अब ज्यादा अपेक्षा का मतलब क्या है? हमने किसी संबंध का अधिमूल्यन कर लिया है, वही ज्यादा अपेक्षा है। नहीं तो अपेक्षा कम ज्यादा से मुक्त है संबंध में। नहीं, पर निश्चित ही है। दूसरे व्यक्ति को स्पेस चाहिए ही, फिर भी स्पेस चाहिए। वो ना समझ है तो पता नहीं उसको स्पेस कितना चाहिए। मतलब अब ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि दूसरे को स्पेस चाहिए, दूसरा कोई संबंधी ही है, वो इनमें 9 मूल्य में से ही किसी मूल्य की प्यास है उसको, और वो निश्चित ही है। अब समझ नहीं है तो पता नहीं क्या चाहिए उसको। और ऐसा भी हो सकता है कि मतलब सामने वाले की जो अपेक्षा है वो सही है और दूसरा व्यक्ति फिर भी स्पेस चाहता है। तो सही का मतलब क्या हुआ? अपेक्षा जो भी है वो निश्चित है। तो अपेक्षा निश्चित है और दो लोगों के बीच में व्यवहार हो रहा है, तो दोनों के बीच दोनों के बीच में अपेक्षा निश्चित ही है। स्पेस का मतलब यहां क्या है? थोड़ा सा इसको ओपन करिए। मतलब वो उसकी इच्छा कोई एक नहीं है एग्जाम्पल कि लीजिए। हाँ, मूर्तता लाइए उसमें। अब ये मैं क्या कर रहा हूं? सम्मान कर रहा हूं। अब इसमें सम्मान हुआ कि नहीं? मैं दिन भर बोलूंगा, आपको दिन भर सुनना है, पूछना कुछ नहीं है। तो यही तो अधिक अपेक्षा हो गई ना कि आप मेरा सुनेंगे ही सुनेंगे। हाँ, अब आप इसमें स्पेस क्या ढूंढ रहे हैं? नहीं, मेरी भी सुनी जाए, हाँ, कि हमको भी प्रश्न पूछने दिए जाए। हाँ, दिए जाए तो ठीक है। तो इसका मतलब मेरी बेवकूफी है, वो मेरी नासमझी है कि मैं अपनी बात को कहना चाह रहा हूं लेकिन बिना आपका कोई प्रतिभाव लिए हुए। तो ये तो ठीक प्रक्रिया नहीं है ना। तो इसमें क्या हो गया कि मुझे लग रहा है कि मेरे ही पास कोई अच्छी वस्तु है, आपके पास तो कुछ प्रश्न ठीक है ही नहीं है। तो मैं अपना ही अधिमूल्यन कर लिया हूं, अपने समझ का, अपने ज्ञान का। और आपका अवमूल्यन, जैसे देखिए अधिमूल्यन और अवमूल्यन साथ साथ चलते हैं। अगर सम्मान नहीं है तो अगर मैं अपना अधिमूल्यन कर रहा हूं तो आपका अवमूल्यन हो ही रहा है। यदि मैं अपना अवमूल्यन कर रहा हूं तो आपका अधिमूल्यन हो ही रहा है। मैं तो बेकार हूं, मैं तो खराब हूं, मेरा शकल भी ठीक नहीं है, मेरा सूरत भी ठीक नहीं है, मेरी शरीर भी ठीक नहीं है, क्या भगवान क्या बना दिया, कैसे परिवार में पैदा कर दिया। अब क्या है? अपना अवमूल्यन कर रहे हैं। तो अपना अवमूल्यन कर रहे हैं तो कुछ लोगों का अधिमूल्यन कर ही रहे हैं। तो अवमूल्यन अधिमूल्यन साथ में चलता है। तो जैसे ही मैंने अपना अधिमूल्यन किया कि मैं ही ज्ञानी हूं, मैं ही विद्वान हूं, इसका मतलब इस सभा में बैठे हुए सबका हमने अवमूल्यन कर दिया। आप कहते नहीं, मेरे पास भी प्रश्न है, मेरे पास भी जिज्ञासा है, मेरे पास भी कोई समझ है, उसी को आप बोल रहे हैं स्पेस मुझे भी दीजिए।
तो मैं अगर अधिमूल्यन पूर्वक नहीं जी रहा हूं तो मैं क्या जी रहा हूं? मैं जीवन हूं, शरीर को चलाता हूं, समाधान से तृप्त होता हूं। मेरी समाधान की यात्रा थोड़ी पहले शुरू हो गई है, तो मेरे पास हो सकता है कुछ ज्यादा समाधान हो, लेकिन हो सकता है इस सभा में बैठे हुए किसी के पास मुझसे ज्यादा हो। अच्छा, समाधान अगर मेरे पास है तो मैं आपके पास उस समाधान का प्रस्ताव रखता हूं। उस प्रस्ताव के रखने में आपके अंदर प्रश्न खड़े ही होंगे, इसलिए आप प्रश्न करेंगे ही करेंगे। तो मैं क्या करूंगा? आपके प्रश्नों को भी सम्मान दूंगा, अपनी बात भी रखूंगा। जैसे ही आप हाथ खड़ा करेंगे, हाँ जी बोलिए, अब स्पेस दोनों तरफ से बराबर चल ही रहा है। तो जब तक मानव संबंध स्वीकृत नहीं होता है, सम्मान वस्तु पकड़ में नहीं आती है, तब तक ये मामला चलता है। तुम मुझे स्पेस नहीं देते, तुम मुझे स्पेस नहीं देते, तुम तो अपनी वाली ही करते हो, तुम तो अपने को बड़ा ही मानते हो, और तुम मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन करते हो, तुम तो मुझसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हो, तुम उस लायक हो ही नहीं। ये सब भाषा चलती है। तो अभी क्या हुआ? मानव ने दूसरे मानव को मानव के रूप में देखा ही नहीं है, स्त्री के रूप में देखा है, पुरुष के रूप में देखा है। तो कहीं ये मान्यता बन गई पुरुष ज्यादा समझदार होता है, स्त्री कम समझदार होती है, तो स्त्री को पुरुष की बात माननी चाहिए। कहीं उल्टा भी मान्यता हो सकता है कि स्त्री ज्यादा समझदार होती है, पुरुष कम समझदार होता है, तो स्त्री को पुरुष को स्त्री की बात माननी चाहिए। बच्चा है ये कम समझदार है, मैं बड़ा हूं तो मैं ज्यादा समझदार हूं, तो मेरी बात तुमको मानना ही चाहिए। तो हम अभी क्या किए हैं? पद के अनुसार, रूप के अनुसार, धन के अनुसार, बल के अनुसार, ताकत के अनुसार हम आदमी को देखे हैं। हमने मानव को मानव के रूप में देखा ही नहीं है। तो इस दर्शन का पूरा नाम क्या है? अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन। मानव केंद्रित हमारा चिंतन नहीं है कि सामने वाला भी मानव है और मेरे जैसा ही है, और अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है। मेरी जो ज्ञान की यात्रा है, हाँ जी, मेरी जो ज्ञान की यात्रा है, उस यात्रा में मैं जहां तक पहुंचा हूं, हो सकता है आप में से, मुझे जहां तक पहुंचने में 10 साल लगा, हो सकता है आप में से कोई 1 साल में उससे आगे निकल जाए, और इसमें मुझे बड़ी खुशी होगी। भाई मैं समझ के साथ प्रस्तुत हो रहा हूं, कोई प्रस्ताव आपके सामने रख रहा हूं, और आप मुझसे ज्ञान में आगे निकल जाएं, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, खुशी हो जाएगी। तो हर मानव की अपनी अपनी यात्रा है जीवन की। कौन सा जीवन कितनी यात्रा कर चुका है ये हमको भी पता नहीं है। इसलिए जब प्रस्ताव आता है तो देखिए आपके सभा में से ही कुछ लोग क्वांटम जंप कर जाते हैं, एकाएक उनको बातें पकड़ में बहुत तेजी से आ जाती हैं। मैं झारखंड में शिविर कर रहा था, तो एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, आईआईटी खड़गपुर में वो एमटेक कर रहा था। तो छुट्टियों में दिसंबर में शिविर हो रहा था, तो वो घूमते घामते, उसको कोई बुलाया भी नहीं था, वो एक चूड़ी कोठी एक जगह है वहां अंदर शिविर हो रहा था। तो ये तो चूंकि कैंपस के अंदर है, तो कैंपस के अंदर आने में हो सकता है किसी को डर लगे। वो क्या था कि ऐसे ही बाउंड्री थी और अंदर चल रहा था शिविर, तो आवाज उसको आ रही थी, जा रहा था, किसी से पूछा क्या है, तब तक बैनर पे ध्यान गया। बोले ये क्या होता है? तो बोले वो एक क्लास चल रहा है। बोले मैं बैठ सकता हूं? बोले आ जाओ। हाँ, कौन आप कोई रोड पे कहे बैठ सकते हैं तो आप मना थोड़ी करेंगे, आ जाओ। यहां तो कोई ऐसा है नहीं कि कोई टोकन मिला हुआ है। तो आ गया, आ करके बैठ गया। दूसरे दिन आके बैठ गया, सुनता रहा। अब रात में ठंडी का सीजन था, तो वहां अलाव की व्यवस्था, अलाव जानते हैं, आग जला करके रखते थे। तो खाना वाना खा के मैं आग सेकता था तो वो भी आके बैठ जाता था। उसका घर थोड़े पास में ही था, तो मुझसे प्रश्न करता था। तो भौतिक शास्त्र का, रसायन शास्त्र का, इंजीनियरिंग का, जहां से मन करता था वहां से प्रश्न लेके आता था। अणु से संबंधित, परमाणु से संबंधित, ग्रह गोल नक्षत्र जो भी है सब प्रश्न लेके आता था, और जितना मेरे पास उत्तर आता था मैं देता था। धीरे धीरे करके 8वें 7वें दिन, वो भी 7 दिन का, 7वें दिन जब वो अभिप्राय वाला टाइम आया फीडबैक का, तो उसने कहा मुझे जो समझ में आ रहा है मुझे पूरा, मैं बोलूं? तो सबको लगा कि भाई ये अमन क्या बोलेगा, ये तो पता नहीं इसको कुछ समझ आई भी कि नहीं, क्योंकि इसके प्रश्न तो इधर उधर के आते थे। इतना क्रम से उसने व्यक्त किया,
इतने क्रम से व्यक्त किया, बात पूरी की पूरी जैसे उसको बैठ गई हो। हमने कहा तुम तो अब आगे शिविर ले सकते हो। तो देखिए किसी भी व्यक्ति की क्या यात्रा चल रही है, अंतर यात्रा, ये अंतर यात्रा है। तो अंतर यात्रा क्या चल रही है हमको पता नहीं है, और ज्ञान के क्षेत्र में कोई आगे बढ़ जाए तो अच्छी बात है। तो कल भी बोला था, इसमें कंपटीशन ही नहीं है, यहां वैकेंसी ही वैकेंसी है, यहां तक पहुंचने की सब वैकेंसी खाली है, और कम ही नहीं है, 750 करोड़ लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि इस वैकेंसी में तनख्वाह थोड़ी मिल रहा है। पद कहां भरा जाता है? जहां तनख्वाह देना है। यहां तो तनख्वाह वाला मामला नहीं, इसलिए वैकेंसी पूरी खाली है। तो ये जो लाल वाला एरिया है, अभी कोई स्थूल सूक्ष्म बोल रहे थे, ये जो शरीर है ये स्थूल है, ये जो लाल वाला एरिया है ये सूक्ष्म है, इसको सूक्ष्म बोलते हैं। और ये जो नीला वाला एरिया है इसको कारण बोलते हैं। तो कारण सूक्ष्म को चलाता है और सूक्ष्म स्थूल को चलाता है। चलना स्थूल को है। तो अगर सूक्ष्म में व्यवस्था नहीं है तो स्थूल ठीक नहीं होगा। सूक्ष्म में व्यवस्था कब होगी? जब कारण पकड़ में आ जाएगा। कारण पकड़ में आता है तो स्थूल व्यवस्थित होता है, यानी तुलन न्याय धर्म सत्य का होता है, तो मेरा आस्वादन लक्ष्य मूलक हो जाता है, तब मेरा स्थूल एकदम सही काम करता है। तो जिसको हम इधर भाव, विचार और कार्य व्यवहार के रूप में देखे थे, उसको अगर परंपरा के जो शब्द हैं स्थूल, सूक्ष्म, कारण और एक महाकारण आएगा, उसकी चर्चा करेंगे, तो इस रूप में इसको देख सकते हैं। तो देखिए जीवन क्रिया में सारी चीज पकड़ में आती, जितने भी शब्द हैं परंपरा में। इसलिए मैं जीवन क्रिया को मिटा नहीं रहा हूं, ये आपका फोटो है, लगातार देखते रहिए। आपके जीवन का फोटो मैंने खींच के यहां चिपका दिया है, आप लगातार देखते रहिए। हाँ, उसको थोड़ा थोड़ा और मेकअप करते रहते हैं हम। तो जितना जितना आपकी समझ होती है उतनी उतनी कोई पेंट इसमें लगा देते हैं। कल भाव, विचार और कार्य व्यवहार लगाया, आज स्थूल, सूक्ष्म और कारण लगाया। कारण, कारण मतलब समझ। कारण, अरे कारण क्या है? कारण क्या है मतलब समझ। तो समझ आ गई तो जो सूक्ष्म है वो क्रिया सही होगी, तो स्थूल क्रिया सही काम करेगी, तब मेरा कार्य व्यवहार सही हो जाएगा। मैं केवल कार्य व्यवहार सही करने में लगा हूं, केवल कार्य व्यवहार सही करने में लगा हूं, कुछ नहीं होगा। अब गाड़ी में रोज रोज एक्सीडेंट हो रहा है और हम गाड़ी को बनवा रहे हैं। गाड़ी का रोज एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं इधर ठुक रहा है, कहीं उधर ठुक रहा है, कहीं पत्नी के साथ ठुक रहा है, कहीं माता पिता के साथ ठुक रहा है, कहीं समाज में ठुक रहा है। तो गाड़ी मेरी रोज कहीं न कहीं लड़ भिड़ रही है, और हम क्या कर रहे हैं? रोज गाड़ी को ही ठीक कर रहे हैं। जो गाड़ी चला रहा है वो ठीक होगा तो गाड़ी का ठुकना बंद होगा। ड्राइवर का ठीक होना जरूरी है। गाड़ी तो पहले से ठीक है, एकदम परफेक्ट है। एक दिन चर्चा भी किया था, इतना परफेक्ट डिजाइन धरती पे है ही नहीं है। शरीर एकदम परफेक्ट है, रंग रूप कुछ भी हो उससे मतलब ही नहीं है, डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट है। तो कुल मिलाकर के मूल्य पे और भी जितना चाहे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस कंटेंट में समझने की चीज 2 ही 3 आती है, जीवन क्रिया, मूल्य, और एक और चीज है वो आगे आएगी। उसके बाद तो सब खाना पीना ही है। बाकी तो सारी बात खाने पीने की ही किए हैं, और क्या किए हैं। लेकिन मूल में वस्तु पकड़ में आ जाए, इसके लिए खाने पीने की बात करनी पड़ती है। नमस्कार, आप चेक कर लीजिए, यही है। हाँ, ठीक से चेक कर लीजिए, क्योंकि अगला भैया कितने देर में ब्रेक करेंगे? अभी तो 10:15 बज रहा है, 11 बजे ना, 45 मिनट, ठीक है। तो हम 45 मिनट एक चर्चा को करेंगे, फिर आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे। और जिस चर्चा को हम करने जा रहे हैं वो इस शिविर का बिल्कुल ही कोर है। जैसे जीवन कोर था वैसे ही वो भी कोर है। तो आपका ध्यान बना रहे, आपका ध्यान बना रहे, और आपका ध्यान बना ही रहे। ठीक है। तो अभी हमने कुछ सच्चाइयों को देखा है। क्या सच्चाई को देखा है? कि अभी हमने 2 तरह की सच्चाई को देखा है, जड़ और चैतन्य।
ये दो तरह की इकाई हमें पकड़ में आई है, जड़ और चैतन्य। अरे चलिए, कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकला? बच्चा जिज्ञासु है और हमने उसकी जिज्ञासा का सामान रखा हुआ था। अब उसको ये पता थोड़ी था कि हाथ डालेंगे तो चोट लग जाएगा। चलिए, ठीक हो जाएगा, हाथ में लगा है तो ठीक हो जाएगा, बच्चा है तो जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो जीवन को और मूल्य को कनेक्ट करके देखते हैं तो क्या समझ में आता है कि जब मैं बोला था कि संबंध जीवन और जीवन के बीच का है, अब आपको जब मूल्य पकड़ में आएगा तो वह सच्चाई आप में स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि कोई भी मूल्य रूपात्मक नहीं है, मूल्य का रूप नहीं होता। हाँ जी, जितने भी मूल्य रखे, 9 मूल्य, 9 स्थिति और 9 गति वाले, तो वो 18 के 18 जो मूल्य हैं वो अरूपात्मक हैं, रूप नहीं होता उनका, यानी इंद्रियों की सीमा में पकड़ में नहीं आते। और हम क्या बोल रहे हैं? ये मूल्यों की अनुभूति कहाँ होती है? संबंधों में होती है। तो अगर शरीर और शरीर का संबंध होता तो ये मूल्य फिर रूपात्मक होते, क्योंकि शरीर तो रूपात्मक है। लेकिन हमारी जितनी भी अपेक्षाएं हैं एक मानव से भाव के रूप में, वो सारी अरूपात्मक ही हैं। वस्तु वाली अपेक्षाएं रूपात्मक हैं, लेकिन जो मूल्य की बात करते हैं वो तो अरूपात्मक हैं। तो उससे क्या ध्यान जाता है? जीवन भी अरूपात्मक है। जीवन रूपात्मक है कि अरूपात्मक है? अरूपात्मक है। तो जीवन भी अरूपात्मक है, और जो संबंधों में जो भाव चाहिए, भाव की जो अपेक्षा है, वो भी अरूपात्मक है। इससे इस बात की तरफ आपका ध्यान चला जाएगा धीरे धीरे कि संबंध जीवन और जीवन के बीच की ही क्रिया है। तो संबंध नाम की जो क्रिया है वो एक जीवन और दूसरे जीवन के मध्य होने वाली क्रिया है। शरीर उसका माध्यम है। तो जैसे मेरे लिए शरीर साधन है, वैसे ही संबंध के लिए भी शरीर साधन ही मात्र है। तो मेरा किसी के साथ संबंध है तो साधन का साधन के साथ नहीं है, साधन केवल माध्यम है। संबंध तो अपेक्षाओं का है। तो अभी जो मेरी संबंध में अतृप्ति है वो साधन की है भी नहीं, वो भाव की है, अर्थात अरूपात्मक वस्तु की ही तृप्ति है। उसी अरूपात्मक वस्तु का नाम बोला विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम। तो मानव प्रेम पूर्वक जीना चाहता है। हम आप में से कोई नहीं चाहता कि जिसके साथ मैं जी रहा हूं, मतलब मेरे घर में जो है, मेरे पड़ोस में है, मेरे मोहल्ले में है, मेरे शहर में है, मेरे देश में है, उसको मैं जानूं ना, उससे मेरा कोई संबंध ना हो, उससे मैं भय में रहूं। तो जब प्रेम मूल्य का जब आस्वादन होता है, प्रेम मूल का जब आस्वादन होता है और अपना पराया से मुक्त होते हैं, तो एक जो मूल्य को मिलने की संभावना होती है वो है अभय। जो मानव लक्ष्य को प्राप्त होने की संभावना होती है वो है अभयता। तो समाज में अभयता आती है। अभी भय किस बात का है? अपना परायापन के कारण ही भय है। अब आप बोलेंगे हमारे अंदर तो अपनापन आ गया, अभी पड़ोसी के अंदर आया ही नहीं है, मतलब अपना पराया से हम मुक्त हो गए, पड़ोसी के अंदर नहीं हुआ है, तब तो भय रहेगा ही रहेगा। तो जब अभयता की बात कही जा रही है तो समाज में व्यवस्था की बात कही जा रही है।
समाज का बिल्डिंग ब्लॉक, समाज जैसे बिल्डिंग का जो ब्लॉक है वो क्या है? ईंट होती है। एक ईंट दूसरी ईंट ऐसे रख करके बिल्डिंग बनाते हैं। तो एक बिल्डिंग जो बनती है उसका बिल्डिंग ब्लॉक को हम ईंट बोलते हैं। समाज का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? परिवार। एक परिवार, दूसरा परिवार, तीसरा परिवार, मिलके गांव हुआ, गांव मिलकर के क्या हुआ? कई सारे गांव मिलकर के एक तालुका हुआ, तालुका मिलके जिला हुआ, जिला मिलके प्रदेश हुआ, प्रदेश मिलके देश हुआ, देश मिलके धरती हो गई, विश्व हो गया। तो समाज का मतलब है, समाज का बिल्डिंग ब्लॉक परिवार है। तो समाज में अभयता कब आएगी? जब परिवार में समृद्धि होगी। तो मानव की जो दूसरी लक्ष्य है समृद्धि, तो परिवार में समृद्धि होगी, यानी एक परिवार में जितनी आवश्यकताएं चाहिए उतनी आवश्यकताओं की सुनिश्चितता परिवार में हो जाएगी। मान लीजिए मैं परिवार में 5 सदस्य जीता हूं, तो हम 5 मिल बैठ के तय करते हैं कि हमको कितना सामान चाहिए, कितनी वस्तु चाहिए, उसके लिए कितना कमाना है, कितना पैसा करना है, या कितना अनाज उगाना है। वो कोई भी रूप में हो सकता है। देखिए अंत में चाहिए वस्तु ही, पैसे से भी वस्तु ही चाहिए। तो पहले वस्तु पता चलेगी, क्या क्या सामान चाहिए, वो परिवार तय कर लेगा। तय करके उसके अनुसार अपनी भागीदारी, काम बांट लेगा। काम बांट करके परिवार में समृद्धि को सुनिश्चित करेगा। मतलब जितनी वस्तु चाहिए वो वस्तु भी परिवार में होगी, और जो भाव चाहिए वो भाव तो उसका अभ्यास करेगा ही करेगा। तो अभी तो वस्तु का, अच्छा, फिर जब वो वस्तु हो जाएगी, जब उतनी वस्तु परिवार में हो जाएगी, तब उस क्या होगा? फिर कमी के एहसास के साथ वो परिवार नहीं रहेगा। मतलब परिवार का जो सदस्य है वो कमी के एहसास के साथ नहीं रहेगा। मान लीजिए आज मेरी जो जरूरत है, 1 महीने की जरूरत है, कोई जरूरी नहीं है कि उसके 1 महीने बाद और जरूरत ऐड ना हो। अच्छा, बढ़िया सूचना है कि हॉस्पिटल बच्चा पहुंच गया है और उसकी जांच पड़ताल हुई है, बहुत ज्यादा लगा नहीं है और अभी ठीक ही हो जाएगा। अब सब मानव की शुभकामना ही है। हाँ, और क्या हुआ ना कि जैसे ही उसने हाथ डाला, एक परिवार में जितने सामान की आवश्यकता है वो परिवार मिल बैठ के तय कर लिया। तय करके उतने की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया। भाई ठीक है, आप थोड़ी नौकरी कर लेंगे, मैं कोई उत्पादन कर लूंगा, मैं कोई प्रोसेसिंग कर लूंगा, मैं थोड़ा कोई विनिमय कर लूंगा। ऐसा करके सब परिवार मिलके सुनिश्चित कर लिए इतना सामान चाहिए हमारे परिवार में है। तो अब परिवार में समृद्धि का भाव आएगा। मतलब वस्तु भी है और कमी का एहसास भी नहीं है। मतलब मेरे पास वस्तु ही ना हो और कमी का एहसास भी ना हो, ऐसा नहीं होगा। वस्तु तो होना ही चाहिए। तो परिवार बैठ के तय कर लेगा। तो उसको बोलते हैं कि परिवार जब समृद्धि पूर्वक जिएगा तो परिवार के अंदर ही अपनी आवश्यकता को पूरी करने की सुनिश्चितता हो जाएगी। ऐसे परिवार जब बिल्डिंग ब्लॉक होगा, उससे जो समाज बनेगा तो उसमें अभयता आएगी। तब मैं आपका हड़पने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं किसी के शोषण में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि ऐसे हर परिवार अपनी समृद्धि को सुनिश्चित कर रहे हैं। अब ये कब होगा? समृद्धि कब सुनिश्चित होगी? तो जब मानव में समाधान होगा। मैं उल्टा चला हूं, अब इसको सीधा देखिए। समृद्धि कब होगी? जब मानव में समाधान होगा। तो एक परिवार के अंदर जो 5 मानव, 7 मानव, 8 मानव हैं, 4 मानव हैं, 2 मानव हैं, जितने भी हैं, उनके अगर समाधान होगा, क्या क्यों कैसे का उत्तर होगा, समझ होगी, तो उस परिवार में समृद्धि सुनिश्चित हो पाएगी। नहीं तो वस्तु चाहे जितना भर लीजिए, अगर परिवार में समझ नहीं गई तो समृद्धि जिंदगी भर नहीं आएगी, परिवार दरिद्रता में ही रहेगा। तो मानव की मानसिक स्थिति समझ होती है तो समाधान होता है, तो समृद्धि परिवार में आती है। ऐसे परिवारों का जो समाज बनता है उसमें अभयता आती है, तब हम अभयपूर्वक जी सकते हैं। अब ऐसे में कोई समाज के लिए निकलेगा काम करने के लिए, भाई तब भी व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? स्कूल चलेगा, उसमें टीचर रहेंगे, कोई व्यवस्था चलेगी, कोई न्याय व्यवस्था होगी, कोई हेल्थ का भी कोई स्वास्थ्य संयम केंद्र भी होगा। जैसे बच्चे को चोट लग गया
अब कोई हॉस्पिटल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो उसमें कुछ लोग चाहिए काम करने वाले। तो ऐसी व्यवस्थाएं तब भी रहेंगी, लेकिन उसमें जो भागीदारी देने के लिए जाएगा वो कमाने जाएगा कि देने जाएगा? उसकी समृद्धि परिवार में सुनिश्चित हो चुकी है, तब वो समाज में भागीदारी करने जाता है। तो जब आप समाज में भागीदारी करने जाते हैं, परिवार में समृद्धि को सुनिश्चित हो गई, उसके बाद भागीदारी करने जाते हैं, तब आप समाज को दे पाते हैं, नहीं तो आप समाज से लेने ही जाते हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार है, इसीलिए दुनिया भर का जो अपराध है इसीलिए है, क्योंकि समाज में भी अभी क्या हुआ, धीरे धीरे राजनीति भी क्या हो गई, एक कैरियर हो गई। युवा आ रहे हैं राजनीति में, युवा आए कोई बात नहीं, युवा आने ही चाहिए, लेकिन वो उसको कैरियर समझ के आ रहे हैं, जबकि राजनीति कैरियर नहीं है। भैया बैठे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, राजनीति कैरियर नहीं है, राजनीति सेवा ही है। सेवा का मतलब क्या हुआ कि मेरे परिवार में मेरी समृद्धि सुनिश्चित हो चुकी है, अब मैं बाहर, मेरे परिवार ने कहा है कि आप समाज में भी जाके भागीदारी करो, आपका दाल रोटी कपड़ा घर में सुनिश्चित है, तब वो समाज में देने के लिए जाते हैं। तब शिक्षक भी समाज में देने के लिए जाएगा। अभी भी शिक्षक भी समाज में कमाने के लिए जाता है, तो शिक्षा भी कमाने वाली वस्तु हो गई। तो जब भी मानवीय परंपरा स्थापित होगी, आज हो, 10 साल बाद हो, 100 साल बाद हो, 200 साल बाद हो, जब भी होगी, ये धरती मान लीजिए खत्म ही हो जाती है, कहीं और धरती पे होगी, भाई जीवन तो रहेगा। तो जब भी मानवीय परंपरा होगी, तो उसमें जितने भी ये लोग हैं जो भागीदारी के लिए जाएंगे, वो समाज से लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि समाज से लेने वाला काम ही नहीं है। समाज का मतलब क्या है? समाज परिवारों से मिलके बना है, हर परिवार समृद्ध है, तो समाज में जो निकला है वो अपनी भागीदारी करने निकला है, तो देने के लिए निकला है। अभी फॉल्ट ये हो गया, हम लेने के लिए निकल गए, लेने के चक्कर में सब सेवा धराशायी हो गई, करप्शन आ गया, ये आ गया, वो आ गया। अभी एक सांसद का एक वो वायरल हुआ था, मेरे भी मोबाइल पे आया था कि वो सांसद बोलते हैं कि सांसद क्यों भ्रष्टाचार करता है, क्योंकि उसकी तनख्वाह जो है एक टीचर से भी कम होती है। मतलब बाकी भत्तों को जोड़ के ज्यादा होता होगा, लेकिन बोले कम होती है, और उसके खर्चे ज्यादा हैं। उसका घर में भी एक ऑफिस होता है, कैंप ऑफिस होता है, उसका बाहर भी एक ऑफिस होता है, लोग आते हैं, उनकी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के लिए आजकल क्या है, समस्याएं लोग दे के जाते हैं, उसके बहुत सारे प्रिंट आउट निकालने होते हैं, बहुत सारी फोटो कॉपी होती है, 10 20 50 लोग रोज आते हैं, उनका चाय नाश्ता खर्चा है। तो बोले सारे खर्चे हैं और तनख्वाह उतना है नहीं, तो सांसद भ्रष्टाचार में जाता है। तो हमने सारा अव्यवस्था खड़ा कर चुके हैं। तो सारी जो अव्यवस्था के डिजाइन है उसमें से हम व्यवस्था ढूंढने निकले हैं। तो जैसे ये स्थिति होगी, हर परिवार समृद्धि पूर्वक जिएगा, तो परिवार ही अपने में से एक सदस्य को बोलेगा आप समाज में भागीदारी करो। हर परिवार बोले जरूरी नहीं है, हाँ गांव देखेंगे तो हर परिवार की भागीदारी चाहिए। तो कैसा डिजाइन निकलेगा? एक परिवार है, मान लिए 10 सदस्यों का, तो उसने एक सदस्य को बोल दिया कि आप जाओ और एक परिवार समूह है 10 परिवारों का, उसमें आप अपना योगदान दो। विनिमय कोष कोई होगा, कोई स्वास्थ्य संयम का काम हो रहा है, कोई जो है उत्पादन कार्य हो रहा है। अच्छा, उत्पादन तब गांव तय करेगा। जैसे अभी क्या होता है, एक गांव में मान लीजिए 20 परिवार रहते हैं, 50 परिवार रहते हैं, तो गांव में क्या उत्पादन होगा ये पूरा गांव मिल बैठ के तय करेगा। नहीं तो अभी क्या होता है, उत्पादन में असंतुलन हो जाता है। पूरा गांव एक ही चीज लगा दिया, पूरा गांव गन्ना लगा दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो आपको पता चलेगा पूरा गांव गन्ना लगा दिया यहां भी हो गया है, पूरा गांव गन्ना लगा दिया। अब धान कहां से आएगा? खरीद के लाएंगे। गेहूं कहां से आएगा? खरीद के लाएंगे। तो गांव समझ पूर्वक तब तय करता है आपकी खेत गेहूं के लायक है तो आप गेहूं लगा दीजिए, मेरे तरफ थोड़ा पानी ज्यादा है तो मैं गन्ना लगा देता हूं। हालांकि गन्ना इतना लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए धरती में से पानी इसलिए भी कम हो रहा है क्योंकि हम ऐसी फसलों का ज्यादा उत्पादन ले रहे हैं जो पानी ज्यादा खींचती हैं।
जबकि उतनी जरूरत है नहीं। क्यों इतना चीनी का उत्पादन करना है? सब डायबिटीज से मर रहे हैं, चीनी का उत्पादन करते जा रहे। तो कुल मिलाकर के अपने लिए गुड़ चाहिए, गुड़ के लिए उत्पादन कर लिया जाए, समाज के लिए भी दिया जाए, ऐसा नहीं अपने ही लिए केवल चाहिए। भाई जो सेवा में लगे हुए हैं उनको भी चाहिए, तो उनके लिए भी किया जाए, लेकिन उत्पादन में असंतुलन इसीलिए है। तो गांव जिस दिन तय करने लगेगा उत्पादन, उस दिन आप कभी देखिएगा, वो फिल्म आपने शायद देखी होगी, एक महाराष्ट्र में गांव है हिवड़े बाजार, सुने हैं? अच्छा, कितने लोग सुने हैं? अच्छा, 2 ही लोग, 3 लोग। तो हिवड़े बाजार एक गांव है अहमदनगर में, जहां वो अन्ना का गांव है उसके पास ही है हिवड़े बाजार। तो उसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री है। उसमें एक डॉक्यूमेंट्री मनीष सिसोदिया जी ने भी बनाया है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी का पेशा ही यही था, पत्रकार थे, डॉक्यूमेंट्री बनाते थे। हाँ, यूट्यूब पे पड़ा हुआ इसी नाम से, हिवड़े बाजार। तो उस गांव में कैसे परिवर्तन आ गया, आप देखने की चीज है। 20 मिनट का वीडियो है। जिस गांव में लोग घुसने से डरते थे, उस गांव में इतना शराब बनाया जाता था, गांव वाले भी पी के अघाते थे दूसरे गांव वालों को भी शराब देते थे लोग, पूरी अव्यवस्था थी। उस गांव को पोपटलाल पवार एक व्यक्ति के समझदारी की तरफ बढ़ जाने से पूरा गांव का कैसे कायाकल्प हो गया, उस फिल्म को देख सकते हैं, हिवड़े बाजार को। जैसे ही वो गांव, अच्छा उस फिल्म को देखेंगे, जैसे ही वो गांव विकसित हो गया, मतलब विकसित होने लगा, और ये 10 लाख पौधे लगाए गांव में, 1 लाख, 10 लाख नहीं, 1 लाख पौधे। 1 लाख पौधों में से लगभग 80% सरवाइव कर गए, क्योंकि लोगों ने अपने से जोड़ के उसको लगाया। उसके कारण और ऐसी फसलें लगाने लगे जो पानी कम खींचते हैं। तो उससे क्या हुआ कि धरती में जो पानी का लेवल था, वाटर लेवल ऊपर आने लगा। तो पानी ऊपर आने लगा, गांव में व्यवस्थाएं ठीक होने लगी, तो अगल बगल के गांव कस्बे के लोग वहां जमीन खरीदने के लिए आने लगे। तुरंत निर्णय हुआ, गांव का कोई भी जमीन किसी को बेचेगा नहीं। अच्छा, वो पोपटलाल पवार जी जो भी निर्णय करते हैं, कोई एक भी निर्णय गांव में उन्होंने किया है तो बाकायदे जो उनकी गांव संसद है, जिसको गांव पंचायत भवन बोलते हैं, उसको ग्राम संसद लिखे हुए हैं। और वो बाहर ऐसे चौपाल लगती है, बैठते हैं, और एक ईंट भी रखना है तो उस चौपाल में निर्णय होता है, बंद कमरे में नहीं होता। तो उसी चौपाल में प्रस्ताव आया कि गांव की कोई भी जमीन कोई बेचेगा नहीं। हाँ, अगर किसी को पैसे की बहुत ही आवश्यकता है और जमीन बेचना है तो संसद, ग्राम संसद में प्रस्ताव रखेगा। अगर गांव का कोई व्यक्ति खरीद लेता है, ठीक खरीद लेता है, नहीं तो ग्राम संसद उसको खरीद लेगी, उतना ही पैसा देगी जितना उनको अपेक्षा है। ऐसे ऐसे निर्णय कर लिए। तो अभी समझ पूरा हो गया ऐसा नहीं है। तो फिल्म बहुत अच्छी है। मनीष भाई फिल्में बनाते थे, और जब शिविर किए, परिचय शिविर किए जाकर के छोटी में 2005 में, पहले ही परिचय शिविर और चित्रकूट में किए। वहां एक गोपाल भाई है, गोपाल भाई एक संस्था वहां चलाते हैं। जी, आप मिले हैं चित्रकूट में गोपाल भाई? हाँ, बढ़िया। जी जी, और वो स्वामी जी तो खैर है ही हैं, अनु वगैरह उधर ही के। तो गोपाल भाई से मनीष भाई की मित्रता थी। मनीष भाई को बार बार बोलते थे कि आप ये जो काम करते हो पत्रकारिता का, बाद में आरटीआई एक्टिविस्ट हो गए, हेलो, तो इस काम को करते। हाँ जी, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, वो ग्रुप में तो वो बोलते थे कि आप एक जीवन विद्या शिविर है उसको कर लो, अच्छी चीज है, अच्छा कंटेंट है इसका। वो बार बार टालते थे। उनको लगता था मतलब मैं इतना समाज में मेरा एक्सपोजर है, मैं पत्रकार हूँ, फिल्में बनाता हूँ, मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, आंदोलन करता हूँ, मतलब मुझे क्या समझना है। तो वो बोलते रहते थे भाई एक बार सुन लो, एक बार सुन लो। तो एक बार चित्रकूट में 2005 में या 6 में सोम भाई का शिविर था। तो गोपाल भाई ने कहा मनीष भाई से कि देखो मेरे यहाँ इस बार शिविर है, आपको आना है तो आओ, अगर नहीं आए तो हमारी आपकी मित्रता खत्म। मैं मान लूंगा मेरा एक मित्र नहीं है। तो ऐसी धमकी से वो शिविर करने आ गए। तो सोम भाई का शिविर था, तो पहले ही शिविर में उनका ध्यान चला गया। उसके बाद सपरिवार रायपुर जाके शिविर किए। फिर उसके बाद रायपुर में बच्चों का एक शिविर हुआ
8 में 3-4 स्कूल के बच्चों का ऐसे ही सभा लगी थी, लगभग 250 बच्चे आए थे। एलांस स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो वहां बड़े स्कूल हैं उनके बच्चे आए थे। तो उनका शिविर हुआ, तो उसकी जैसे भाई कर रहे हैं ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए मनीष भाई गए। पूरे शिविर का वीडियो रिकॉर्डिंग बैठ के किए, फिर बाद में पूरे शिविर की एडिटिंग भी किया, छोटे छोटे क्लिप बनाए। तो आप YouTube पे ढूंढेंगे जीवन विद्या चिल्ड्रन शिविर, वो लगभग 34 पार्ट में है, 30-30 मिनट का। वो पूरा मनीष भाई की रिकॉर्डिंग की हुई और उनकी एडिटिंग की हुई है। बोले जब वो मैं शिविर की रिकॉर्डिंग किया तो रिकॉर्डिंग करने वाले का ध्यान हमेशा बना रहता है, और अगर थोड़ा संवेदनशील है तो सुनता भी रहता है, क्योंकि कान भी खुला ही है। तो बोले उसके दौरान मुझे चीजें पकड़ में आने लगी, और जब एडिटिंग करने के लिए बैठा, क्योंकि एडिटिंग में 2-3 महीना लग जाता है, तब बोले मुझे चीजें पकड़ में आने लगी। और मुझे लगा कि धरती पर कोई भी व्यवस्था होगी, चाहे वो राजनीति के माध्यम से हो, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, तो उसका एक ही तरीका है, वो है ये कंटेंट। क्योंकि कंटेंट रहस्य मुक्त है, ये कंटेंट संदर्भ रहित है, कहीं से रेफरेंस लेना नहीं पड़ता वस्तु को बताने के लिए। कोई भी चीज रहस्य नहीं होती और सीधे वस्तु तक पहुंचाती है। आपके साथ कृतज्ञता की बात हुई तो सीधे वस्तु तक पहुंचा, अच्छा ये कृतज्ञता है, ओहो पकड़ में आ गया। विश्वास, ये है विश्वास, पकड़ में आ गया। सम्मान, नहीं तो सारे हमारे लिए शब्द ही है, शब्द 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 जिंदगी भर खेलते रह गए, न अर्थ पकड़ में आया, न वो वस्तु पकड़ में आई, न रियलाइज हुआ। उससे हमारी तृप्ति नहीं होती शब्द से। तो क्या होता है, समाज में देने के लिए जाते हैं तो समाज आपका ध्यान रखेगा ही रखेगा, तनख्वाह नहीं देगा, ध्यान रखता ही रखता है। जैसे पोपटलाल पवार ने जब गांव को ऐसे किया, विकसित किया, तो उनको शहर जाना पड़ता था और उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। तो लोग बोले यार इनके पास गाड़ी नहीं है, तो गांव के लोगों ने चंदा लगा के गाड़ी खरीद दिया, क्वालिस गाड़ी। एक महिला जो मजदूरी करती थी वो 50 रुपए चंदा दी है, उस वीडियो में आप देखेंगे, उसने बताया है मैंने भी 50 रुपए चंदा दिया था। तो जब वो गाड़ी खरीद के आ गई तो पोपटलाल पवार उस गाड़ी को अपने घर में नहीं खड़ा किए, वो संसद, जो ग्राम संसद है उसके अहाते में खड़ा कर दिए, बोले पूरे गांव की गाड़ी है जिसको आवश्यकता है ले जाओ। अच्छी फिल्म है, आप देखिएगा। फिल्म मतलब जो गांव में फिल्म मतलब कल्पना वाली नहीं है, वो जो गांव में घट रहा है उसकी एक्चुअल डॉक्यूमेंट्री है वो। उस गांव में रह के बनाई गई है। और भी लोगों ने उस गांव की फिल्में बनाई, जैसे आप हिवड़े बाजार पे बहुत सारी फिल्में दिखेंगी आपको, केवल मनीष भाई की नहीं है। मनीष भाई ने जो बनाया वो 20 मिनट की थोड़ी लंबी है। देश दुनिया के लोग आते हैं देखने के लिए उस गांव को। तब ऐसे चीजें खड़ी होती हैं जिनको देख के खुश होते हैं, कितनी अच्छी बात है। तो उसमें क्या चीज पहले शुरू हुआ, संबंध शुरू हुआ। जब गांव से तो सरकार के पास पैसा किसका है, मेरा ही पैसा है। तो सरकार का पैसा सरकार का नहीं है, मेरा ही है। तो अगर सरकार का पैसा गांव में आ रहा है तो मेरा ही पैसा मेरे लिए आ रहा है, तो मैं उसके पैसे का कैसे ज्यादा सदुपयोग करूंगा। तो उस गांव में जब स्कूल का कमरा बनाने के लिए आया, ये समृद्धि और अभय की बात कर रहे हैं, जब उस गांव में स्कूल का कमरा बनाने के लिए 60,000 रुपए आए कि एक कमरा बनेगा, 60,000 रुपए सरकार दे रही है, तो गांव के लोगों ने क्या किया मालूम है? गांव के लोगों ने कहा इस कमरे को बनाने में जो लेबर लगेगा वो एक भी नहीं लगेगा, गांव के लोग श्रम करेंगे, तो लेबर चार्ज बचेगा। उससे एक कमरे के बजाय उन लोगों ने 2 कमरा बना लिया, पैसा उतना ही आया। तो क्या चीज हो गया, अब ये नहीं आया कि सरकारी धन आया इसमें से लूट लो, नहीं तो 60,000 आएगा तो 40,000 खर्च करके 20,000 बचा लो। वहां जैसे ही एक संवेदीकरण हुआ, एक संवेदनशीलता आई, एक संबंध जुड़ा, इसमें मेहनत लगी, पोपटलाल पवार की लगी, गांव के युवाओं ने ही। पोपटलाल पवार क्रिकेटर थे, राज्य स्तर के क्रिकेटर थे, रणजी में खेलते थे। वो शहर चले गए थे, गांव छोड़ दिया था उन्होंने, लेकिन गांव के कुछ युवाओं ने कहा नहीं, उनको आना पड़ेगा, पढ़े लिखे भी हैं और युवा हैं, उनको बुला के लाया जाए, उनको हम लोग सरपंच बनाएंगे। तो गांव के जो लोग बुजुर्ग थे थोड़े नाराज होने लगे, वो क्या करेगा, वो तो खिलाड़ी है,
गांव में क्या काम करेगा उसको समझ ही नहीं है, लेकिन युवानों जिद ठान लिया नहीं उन्हीं को बनाएंगे, वो लेकर के आए। तो इन लोगों ने एक संवेदनशीलता आई, गांव को अपना माना, स्कूल को अपना माना, तो जो सरकारी धन आया है वो भी मेरा है। तो जब गांव की संसद बैठती है, जब वो गांव की संसद बैठती है, तो उस गांव की संसद में उस गांव के स्कूल के अध्यापक, प्रधानाध्यापक भी बैठते हैं। उस गांव में जो राशन की दुकान है उसके दुकानदार भी, कोटेदार भी बैठते हैं। उस गांव में जो पब्लिक हेल्थ सेंटर है उसकी नर्स और आया भी बैठती हैं। तो गांव के लोगों को जो भी बात शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, राशन की दुकान से संबंधित होता है, सब बात वहां रखी जाती है और जवाब देने वाले भी वहां रहते हैं। एकदम पारदर्शी। गांव में कितना कोटे में सामान आया है, जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी अंगूठा, अब तो अंगूठा वाला हो गया, ये नहीं था तो भी वहां पे लिस्ट बनती थी, इतना इतना आया है, कितना बट गया वो लिखना है, कितना बच गया वो लिखना है। तो सारी चीजें तो क्या कर दिया, विश्वास आया, तो संबंध सुनिश्चित हुआ। तो जैसे ही समृद्धि आती है तो मैं समाज में देने के लिए निकलता हूं, मेरे अंदर ही दरिद्रता है तो मैं समाज में क्या निकलूंगा, मैं लेने के लिए निकलूंगा, देने के लिए नहीं निकलूंगा। तो समृद्धि आती है तो मैं देने के लिए निकलूंगा। ऐसे लोग जब समाज में निकलते हैं तो समाज में अभय आता है, भय नहीं आता। शुरुआत कहां से होती है, मानव से। ये मानव लक्ष्य है। सबसे पहले समाधान, समझ, समाधान यानी समझ, यानी क्यों कैसे का उत्तर, मैं क्या हूं, क्यों हूं, कैसे हूं, पेड़ पौधे क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, पशु पक्षी क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, मानव क्या है, क्यों है, कैसे है, परिवार क्यों है, क्या है, क्यों है, कैसे है, समाज क्या है, क्यों है, कैसे है, व्यवस्था क्या है, क्यों है, कैसी है। तब धरती पे एक मानवीय व्यवस्था होती है, मानव व्यवस्था, उसको बोलते हैं परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। वो व्यवस्था स्थापित होती मानवीय परंपरा में, तो उसके मूल में परिवार होता है। परिवार क्यों कहा जा रहा है कि देखिए आज भी भ्रम की अवस्था में भी अभी भी समाज की मूल जो व्यवस्था की इकाई है वो परिवार ही है। जैसे तैसे चल रही है, लड़ते भिड़ते खटते पटते, लेकिन अभी भी परिवार ही मूल इकाई है। अगर उस परिवार में मानव समझदार हो गया, मानव समझदार हो गया, तो फिर समझदार मानवों का परिवार होगा, तो वह परिवार समृद्ध परिवार होगा। फिर उस परिवार से कोई सदस्य निकलेगा और वो समाज में कुछ देने के लिए निकलेगा। ऐसे समाज जो खड़ा होगा वो अभय होगा, अभय होगा और अभय होगा। इससे सहअस्तित्व प्रमाणित होगा। प्रमाणित हो गया चाय। हाँ जी। हाँ भैया, मैं गोपाल दिन रहा था चित्रकूट में। अच्छा। और वहाँ जो गरीबी देखी में हमने, तो वहाँ अभी भी लकड़े के पहिए वाले गाड़े देखे, और जिसके घर में साइकिल थी वो अमीर लगता था वहीं पर। हाँ। इतनी गरीबी है वहाँ। हाँ। और वहाँ पर ये लोग रोजगारी का काम कर रहे हैं। और सोलार फानस, वहाँ लाइट नहीं थी तो सभी के फानस एक इकट्ठा करके चार्जिंग करते थे और रात को दे देते थे। लेकिन हर एक के घर के आगे तुलसी का छोड़ देखा हमने, लिंपण, बहुत सिंपल लेकिन स्वच्छ घर थे सभी के। घरे भी थे लेकिन एकता थी। और जो लोग वहाँ रह रहे थे, जो काम कर, वो पीएचडी वाले थे, और उनके जो कमरे थे उनको वहाँ वो पर्दा था कपड़े का। ऐसे सिंपल अवस्था में वो रहते थे और वहाँ गांव में काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। चित्रकूट में तो वो क्या है, अभी गोपाल भाई को चित्रकूट देशमुख जो थे ना, हाँ। उसके एक जो सांसद थे, तो उस एक कार्यक्रम चल रहा है वहीं पर। नई शिक्षा भी चल रही है वहीं पर पद्धति। हाँ, तो चित्रकूट में नानाजी देशमुख ने भी बहुत काम खड़ा किया। चित्रकूट में नानाजी देशमुख का काम इतना खड़ा हुआ कि ऐसी स्थिति एक समय आ गई, मैं देखा हूं जाकर के, ऐसी स्थिति आ गई कि नानाजी की ऐसी वहां पे ख्यात हो गई कि नानाजी अगर इस जमीन को पसंद कर लिए, यहाँ कोई काम खड़ा करना है, तो उस जमीन का रेट ही बढ़ जाता था। नानाजी पसंद कर लिए। अब ये 2 लाख की जमीन 10 लाख दाम लगा देते थे, और नाना को भी कोई दिक्कत नहीं था। नाना को कोई कमा के थोड़ी लगाना था, वो किसी को पकड़ते थे, भैया ये जमीन ले लो 10 लाख की है। तो किसी को पकड़ के ले जाते थे। भाई जिसके पास पैसा है उससे पैसा ले लो, जिसके पास समझ है उससे समझ लो, जिसके पास पैसा है उससे पैसा लो।
जैसे मदन मोहन मालवीय जी ने इतना बड़ा काशी हिंदू विश्वविद्यालय खड़ा किया, कैसे खड़ा किया? भीख मांग के किया। जिसके पास जाते थे बोलते थे दो, क्यों दो, क्या दोगे? तब आपके पास जो देने का है वो दो, पैसा है पैसा दो, आपके नाम से बनवा देंगे। तो ऐसे ही नाना जी ने भी वहाँ पे टाटा के नाम पे और सबके नाम पे बहुत सारे संस्थान चित्रकूट में खड़े किए हैं। वैसे ही गोपाल भाई भी कर रहे हैं, उनको वहाँ का गांधी बोलते हैं। तो सुविधा के क्षेत्र में कैसे, तो सुविधा के क्षेत्र में सुविधा दे दो ये बड़ी बात नहीं है, उनको स्वावलंबी कैसे बना दो, वहीं पर कैसे उत्पादन करने लग जाएं, उनके उत्पादन को कैसे मार्केट दे दिया जाए, इस पे काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा काम है, आपने देखा है, मुझे भी अभी शिविर लेने वहाँ जाना है। मेरे मित्र हैं संजीव चोपड़ा जी दिल्ली में, वो इसरो में रहे हैं, इसरो में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे हैं। तो एक समय के बाद वो नौकरी छोड़ दिया, उनको लगा कि मतलब पैसा ही कमाने के लिए नौकरी करना है, तो पैसा तो मेरे पास इतना हो गया है कि अब आगे एक जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 2000 में उन्होंने नौकरी छोड़ दिया। 2000 में नौकरी छोड़ दिए तो 5 साल बिना नौकरी के रहे तो बोर होने लगे। क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर 5 साल बाद फिर एक नोएडा में एक SCL कंपनी में नौकरी कर लिया, जो इनकी है ना शिवनादर की, उसमें नौकरी कर लिए। फिर 3-4 साल बाद करके लोग बोले तो फिर गड़बड़ हो गया, फिर नौकरी छोड़ दिए। फिर 2010 में उनको विद्या से परिचय हुआ और धीरे धीरे अब वो जितना भी किताबों का काम है हापुड़ में, दिल्ली में लोगों के पास पहुंचाना के लोग वो सब काम जिम्मेदारी संभालते हैं, साथ ही साथ शिविर भी लेते हैं। तो अभी 2 शिविर वहां वो जाके कर चुके हैं चित्रकूट में। उनके जो वॉलंटियर हैं अपने गोपाल भाई के, उनका शिविर वो 2 कर चुके हैं और अभी दिसंबर में वो कह रहे थे, लेकिन मैंने उसको टाल के मार्च में किया है। तो मार्च में शायद जाऊंगा शिविर लेने वहां। तो काम कर रहे हैं लोग सुविधा के क्षेत्र में। देखिए यही आशा की किरण है कि मानव जहां है वहां काम कर रहा है, और गोपाल भाई जैसे लोग काम करते हुए जान रहे हैं। इनको सुविधा तो दे दोगे, सुविधा उत्पादन भी बता दोगे, अगर समझ नहीं दिया तो अंत में ये भी लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद में जाएंगे। इसीलिए वो बोलते हैं शिक्षा भी इनको सही दे दो। तो उनके बीच में जाके शिविर भी करवा रहे हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चाय पी के आते हैं।